हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। साथ ही हम लोग यूपीपीएससी आरओ एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और अभी जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है जीएस वर्ल्ड द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और इसमें भी सब्जेक्टिव टेस्ट कराया जा रहा है। और आज जो हम लोग करेंगे उसमें इकोनॉमी और एग्रीकल्चर वाले सेक्शन को कवर किया जाएगा। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें और अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दिया करें। बाकी जो भी क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व कराए जाएंगे इस प्रैक्टिस सेट्स में, कोशिश आप लोग करिएगा कि मेरे आंसर बताने से पहले सारे क्वेश्चंस आप लोग अटेम्प्ट करें और लास्ट में एनालिसिस जरूर कर लिया करें कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और जो भी क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं किस सेक्शन से गलत हो रहे हैं और क्यों गलत हो रहे हैं, क्योंकि सेल्फ एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ आपके जो लोग पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आकर के उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं और अगर इच्छा हो तो ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी इसमें हम लोग जो 140 क्वेश्चंस करेंगे वो आपके बाइलिंगुअल रहने वाले हैं, अर्थात हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने को मिलेंगे। तो जिस भी लैंग्वेज में आप लोग कंफर्टेबल हो प्रैक्टिस सेट्स को सॉल्व कर सकते हैं। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि आरओ में इकोनॉमी, अगर आप पिछले कुछ ईयर के क्वेश्चंस पेपर उठा करके देखेंगे, फिर हाल में जो पेपर हुआ था जो आपका टल गया था, मतलब रद्द हो गया था, ठीक है, उसे अब देखेंगे तो इकोनॉमी वाले सेक्शन से उसमें 13-14 क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो आपका इन्वायरमेंट वाला सेक्शन है उससे भी 6-7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन दोनों का वेटेज ठीक ठाक रहता है, ठीक है। तो यह जो है आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट्स इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो इसे आप लोग सॉल्व करिए। बाकी अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दे दिया करें और किसी भी क्वेश्चन को लेकर के कोई डाउट हो आप लोग ज़रूर पूछ लिया करें, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, ग्रीन जीडीपी शब्द के बारे में आप क्या समझते हैं? यह किसी देश में नवीकरणीय क्षेत्र में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों को संदर्भित करता है। यह पर्यावरणीय क्षति के समायोजन के बाद किसी देश में उत्पादित तैयार वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को संदर्भित करता है। यह संभावित जीडीपी को संदर्भित करता है जिसे किसी देश के संसाधनों का पूर्ण दोहन करने पर प्राप्त किया जा सकता है, या फिर यह किसी देश में जैव विविधता के अपेक्षित मौद्रिक मूल्यों को संदर्भित करता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। यह पर्यावरणीय क्षति के समायोजन के बाद किसी देश में उत्पादित तैयार वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को संदर्भित करता है। इसका मतलब क्या है कि जैसे देखिए, किसी भी देश की जो जीडीपी है, जो मानक जीडीपी होती है, इसके साथ साथ पर्यावरणीय कारकों को भी ध्यान में रख करके जो जीडीपी निकाली जाती है उसे हम कहते हैं ग्रीन जीडीपी, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही है। मुद्रास्फीति के बारे में देखिए, कौन सा विकल्प सही नहीं है? कौन सा विकल्प सही नहीं? मुद्रास्फीति समय के साथ किसी दी गई मुद्रा की क्रय शक्ति में गिरावट होती है। आमतौर पर मुद्रा आपूर्ति में कमी मुद्रास्फीति का ट्रिगर करता है, मतलब इसको इंडिकेट करता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा, मतलब गलत है, ये बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल दूसरा। मुद्रास्फीति समय के साथ दी गई मुद्रा की क्रय शक्ति में गिरावट को संदर्भित करता है, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरे में क्या कह रहा है कि आमतौर पर मुद्रा आपूर्ति में कमी मुद्रास्फीति को ट्रिगर करता है, ये बात गलत हो जाएगा, ठीक है। ये बात गलत क्या है? क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि मुद्रास्फीति का मूल है। हालांकि अर्थव्यवस्था में विभिन्न तंत्रों के माध्यम से भी ये हो सकता है, ठीक है, विभिन्न तंत्रों के माध्यम से भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि मुद्रा में अगर कमी हो जाए तो ही जो है या इसे इंडिकेट करेगा या फिर इसको बढ़ावा देगा, ठीक है। ये अन्य कारकों से भी मुद्रास्फीति हो सकती है। जैसे अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए अगर मुद्रास्फीति मार्केट में अगर जो है मुद्रा की आपूर्ति में कमी से तो होगा ही नहीं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मार्केट में मुद्रा की अगर बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाए, ठीक है, पैसे की बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाए तो इससे मुद्रास्फीति होगा, बिल्कुल होगा। लोगों के पास पैसे बहुत होंगे, इसके साथ साथ जैसे मान लीजिए कि लोगों के पास जो है पैसे हैं लेकिन उस अनुपात में जो सामान वो लोग परचेज कर रहे हैं वो अधिक नहीं है, ठीक है। तो मतलब जो है जो वस्तुएं हैं इनकी मांग को पूरा करने में असमर्थ हैं, इससे भी वस्तुओं का जो मूल्य है इसमें वृद्धि देखने को मिलेगा। इससे भी जो वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि देखने को मिलेगा, ये भी मुद्रास्फीति को बढ़ावा देगा, ठीक है। इसके साथ साथ अगर जैसे कालाबाजारी हो जाए तो वस्तुएं सेवाएं तो मार्केट में हैं लेकिन वो समय पर लोगों की आपूर्ति को पूरा नहीं कर पा रही हैं। इससे क्या होगा कि लोग अधिक से अधिक पैसा दे करके वस्तुएं सेवाओं को परचेज करेंगे, इससे भी मुद्रा की वैल्यू में क्या होगा, कमी आएगी और मुद्रास्फीति जो है वो बढ़ेगी। तो इसके पीछे जो रीजन्स होते हैं एक नहीं बल्कि बहुत से होते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी कारक लागत पर जीडीपी से प्राप्त किया जाता है। मूल्य ह्रास के लिए समायोजन, मुद्रास्फीति के लिए लेखांकन,
शुद्ध अप्रत्यक्ष करों के लिए समायोजन या फिर विदेश से वर्तमान हस्तांतरण के लिए समायोजन, इसका कौन सा विकल्प सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, शुद्ध अप्रत्यक्ष करों के लिए समायोजन। बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में अप्रत्यक्ष कर शामिल है। जब वस्तुओं और सेवाओं पर अप्रत्यक्ष कर लगाया जाता है तो उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं और जो अप्रत्यक्ष कर है यह सरकार को मिलता है। बाजार मूल्य पर मूल्यांकित सकल घरेलू उत्पाद से अप्रत्यक्ष करों को घटाना होगा जिससे कि सकल घरेलू उत्पाद का वह हिस्सा निकल जाए जो वास्तव में उत्पादन के कारकों को मिलना है। ठीक है, तो ये सब जो है कुछ क्राइटेरिया होता है। उसके साथ साथ जैसे सब्सिडियाँ जो दी जाती हैं, ठीक है, जो सब्सिडी वगैरह दी जाती है जैसे गैस हो गया, पेट्रोलियम हो गया या फिर अन्य जो भी पदार्थ होते हैं जिस पर सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाती है, वह बाजार मूल्य पर मूल्यांकित सकल घरेलू उत्पाद में सब्सिडी जोड़ने की आवश्यकता होती है और ऐसा करने से हमें जो माप प्राप्त होता है उसे कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। ठीक है, सही आंसर इसका जो होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। विश्व बैंक के अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ आईडीए के बारे में कौन सा विकल्प सही है? इसका उद्देश्य केवल बहुत गरीब या फिर विकासशील देशों को ऋण प्रदान करके गरीबी को कम करना है। आईडीए ऋणों पर शून्य या बहुत कम ब्याज शुल्क और पुनर्भुगतान होता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। दोनों विकल्प सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, दोनों विकल्प इसका सही है। थोक मूल्य सूचकांक होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI के बारे में कौन सा विकल्प सही है? भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक और ऋण नीति निर्धारण करने के लिए मुद्रास्फीति के प्रमुख उपाय के रूप में WPI का उपयोग करता है। WPI को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा तिमाही आधार पर प्रकाशित किया जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए WPI का जो उपयोग है अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के प्रमुख उपाय के रूप में किया जाता है। RBI अब रेपो दर का निर्धारण करने सहित नीतिगत उद्देश्य के लिए WPI का उपयोग नहीं करती है। ठीक है, इसकी जगह ये क्या है, इसके पीछे रीजन क्या है? इसमें कुछ कमियां थी जिसकी वजह से मूल्य निर्धारण के लिए या फिर से जो गणना की जाती थी, ठीक है, मुद्रास्फीति की गणना के लिए उसमें WPI का उपयोग किया जाता था, लेकिन वर्तमान समय में इसका उपयोग न करके CPI का उपयोग किया जाता है जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। ठीक है, WPI यह होलसेल प्राइस या कह सकते हैं कि होलसेल के आधार पर वह मुद्रास्फीति की गणना करती है, जबकि आम उपभोक्ता उपभोग कैसे करते हैं? यह तो कंज्यूमर है। ठीक है, तो यह जो है व्यक्तिगत स्तर पे उपभोग करेंगे। तो जो एक्चुअल मुद्रास्फीति क्या है उसकी गणना अगर करनी है तो हमें व्यक्तिगत स्तर पे करनी चाहिए, न कि सामूहिक स्तर पे होलसेल प्राइस इंडेक्स पे। यही वजह है कि CPI की गणना की जाती है। उसके साथ साथ जैसे जो WPI है इसमें जो प्राथमिक वस्तुएं हैं इनका भारांश बहुत कम था, जबकि आम लोग जैसे हम जैसे जो लोग हो गए वो उपभोग किसका कहते हैं? प्राथमिक वस्तुओं का ज़्यादा उपभोग करते हैं जो दैनिक बेसिस पे जिनकी आवश्यकता होती है, और इसमें इसका वेटेज जो है प्राथमिक वस्तुओं का वो बहुत कम था। ठीक है, ये भी एक रीज़न है, और इसमें जो है प्राथमिक वस्तुओं का वेटेज अधिक है। ठीक है, तो और भी बहुत से कारक हैं जिनकी वजह से, मतलब टोटल 4 या 5 कारक हैं जिनकी वजह से CPI को मुद्रास्फीति के महत्वपूर्ण गणना के रूप में इसको वो इंडिकेट किया गया। ठीक है, पहले WPI को माना जाता था लेकिन वर्तमान समय में CPI है। ठीक है, तो जो दोनों विकल्प, पहला तो आपका गलत हो गया। ठीक, और WPI को वाणिज्य उद्योग मंत्रालय द्वारा तिमाही आधार पर जारी किया जाता है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये गलत क्यों है? केंद्रीय बैंक जो आपका RBI है यह वर्तमान समय में मौद्रिक और ऋण नीति निर्धारण करने के लिए मुद्रास्फीति के प्रमुख उपाय के रूप में CPI का क्या करती है? CPI का जो है उपयोग करती है, और इसके जो आंकड़े जारी किए जाते हैं, ठीक है, इसके जो आंकड़े जारी किए जाते हैं उद्योग मंत्रालय और आर्थिक सलाहकार द्वारा मासिक आधार पर इसके आंकड़े जारी किए जाते हैं, न कि तिमाही आधार पर जारी किए जाते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक महीने इसके आंकड़े जारी किए जाते हैं जिससे कि यह पता चले कि मार्केट में, इकोनॉमी में या फिर से जो आपका बाजार है उसमें जो मुद्रास्फीति है वो किस दर से आगे बढ़ रही है। ठीक है, तो सही आंसर इसका डी हो जाएगा। दोनों विकल्प गलत है। राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत उल्लिखित मुख्य मिशनों में से एक है। इसे केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। पहला आपका सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। ठीक है, पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। दूसरा गलत क्यों है? क्योंकि कृषि और सहकारिता विभाग कृषि मंत्रालय के सचिव और किसान की अध्यक्षता में, जो किसान की अध्यक्षता में जो राष्ट्रीय सलाहकार समिति बनती है उसके द्वारा जो है क्या किया जाता है? इसका कार्यान्वयन किया जाता है। तो दूसरा आपका गलत हो जाएगा, पहला सही। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए। FRBM एक्ट राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन
अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा करने और आगे के रास्ते पर अपनी सिफारिश देने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था? विजय केलकर, रंगाचारी, एन.के. सिंह समिति या फिर पी.जे. नायक समिति? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एन.के. सिंह समिति का गठन किया गया था और 2016-17 में इसका गठन किया गया था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, 2016-17 में इसका गठन किया गया था और 2016 में एन.के. सिंह जो पूर्व राजस्व और व्यय सचिव और पूर्व सांसद सदस्य थे, इनके अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था जिनके द्वारा FRBM एक्ट से संबंधित सुझाव देने थे। ठीक है, FRBM एक्ट, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है तो याद रखिएगा, सही आंसर इसका सी हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहा MCA 21 शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यह स्पॉट मार्केट में ट्रेडिंग के लिए एक प्लेटफॉर्म है, यह जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए 21 देशों की पहल है, यह कॉरपोरेट संस्थाओं के लिए एक ई-गवर्नेंस पहल है, या फिर यह ब्लॉकचेन तकनीकी में इस्तेमाल किया जाने वाला एक सूचकांक है? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह कॉरपोरेट संस्थाओं के लिए एक ई-गवर्नेंस पहल है। तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा, ऑप्शन सी याद रखिएगा। ठीक है, उचित मूल्य की दुकान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में परिभाषित किया गया है। यह राशन कार्ड धारकों को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत आवश्यक वस्तुओं के वितरित करने के लिए एक लाइसेंस प्राप्त दुकान है। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसकी अगर हम बात करें कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है और इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं। ठीक है, दोनों विकल्प सही हैं। उचित मूल्य की दुकान, जिसे FPS के नाम से भी जाना जाता है, यह एक दुकान होती है जिसका लक्ष्य होता है सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो PDS के तहत राशन प्रोवाइड कराया जाता है, वो राशन धारकों को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के तहत जारी आदेश द्वारा आवश्यक वस्तुओं का वितरण सुनिश्चित करे। ठीक, उसके साथ साथ जो FPS है या राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा 2 सब क्लॉज 4 में परिभाषित किया गया। ये भी याद रखिएगा कि अगर ये पूछ ले कि इसको कहाँ पे परिभाषित किया गया है, तो जो आपका FPS का धारा FPS अधिनियम 2013 FPS अधिनियम 2013 के धारा 2 सब क्लॉज 4 में इसको परिभाषित किया गया है। सही आंसर इसका सी हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है या F है। ठीक है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कुछ व्यावसायिक उद्यम मानदंड दिए गए हैं और विनिर्मित और सेवाएं दी गई हैं। जैसे सूक्ष्म के अंतर्गत किसको हम इंडिकेट करेंगे? बात करें अगर सूक्ष्म की, निवेश मूल्य 1 करोड़ रुपए से कम और कारोबार 10 करोड़ रुपए तक होना चाहिए। लघु, निवेश मूल्य 10 करोड़ से कम और कारोबार 50 करोड़ तक होना चाहिए। मध्यम, निवेश मूल्य 50 करोड़ से कम और कारोबार 250 करोड़ तक होना चाहिए। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत हो जाएगा। दूसरा तीसरा सही है, पहला आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला गलत है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, संयंत्र और मशीनरी या फिर उपकरण जो है, इसमें निवेश 1 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए और वार्षिक कारोबार जो है यह 5 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। 10 करोड़ नहीं, 5 करोड़ है। ठीक है, 5 करोड़। और इसके क्राइटेरिया को कुछ चेंज किया गया है। आप लोग अगर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नहीं तो फिर इसको देख करके पिन कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके यह जो 1 करोड़ 10 करोड़ का जो क्राइटेरिया निर्धारित किया गया था, इसमें शायद कोई चेंजिंग की गई है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को पता होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी केंद्र सरकार की देनदारियां भारत में सार्वजनिक ऋण का गठन करती हैं? आंतरिक ऋण, बाहरी ऋण, सार्वजनिक खाता देयताएं। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पहला और दूसरा। आंतरिक और बाहरी ऋण है, सार्वजनिक खाता देयताएं यह इसमें शामिल नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 292 में कहा गया है कि भारत सरकार समय समय पर संसद द्वारा निर्दिष्ट राशि उधार ले सकती है और इसके अंतर्गत जो अधिकार दिए गए हैं अनुच्छेद 292 में, इसमें ये भी आप देख लीजिए। ठीक है, अनुच्छेद 292 के अंतर्गत केंद्र सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि यह ऋण जो है भारत के अंदर भी ले सकती है और बाह्य ऋण भी यह प्राप्त कर सकती है। ठीक है, बाह्य ऋण भी भारत सरकार प्राप्त कर सकती है। और अनुच्छेद 293 में राज्यों के लिए प्रावधान किया गया है, राज्यों के लिए। लेकिन राज्यों के लिए जो क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है इनके अंदर यह है कि राज्य भारतीय सीमा के भीतर ही ऋण ले सकते हैं। मतलब भारत के बाहर ही, मतलब विदेशों से ऋण लेने की अनुमति राज्यों को प्राप्त नहीं। हाँ, अगर केंद्र इसकी सहमति दे देता है तब उस आधार पर उसके बाद यह ऋण प्राप्त कर सकते हैं विदेश से। लेकिन अगर केंद्र की अनुमति नहीं है तो यह बाह्य ऋण प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और इसका निर्धारण किसमें किया गया? अनुच्छेद 293 में। ठीक, और भारत सरकार
बाह्य ऋण और आंतरिक ऋण, ठीक है, भारत के अंदर और भारत के बाहर से भी ऋण प्राप्त कर सकते हैं, और इसका जो उल्लेख किया गया वो 292 में किया गया, ठीक है। तो पहला दूसरा तो आपका सही है, तीसरा गलत हो जाएगा, तीसरा जो है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। भारत केंद्र सरकार की जो देनदारियां होती हैं वह आंतरिक ऋण के प्रति होती हैं, बाहरी ऋण के। सार्वजनिक खाता जो देयताएं होती हैं यह इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। तो सही आंसर इसका ये हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन ए। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन FRBM एक्ट जो 2003 है, इसके बारे में देखिए कौन सा विकल्प सही है। अधिनियम वर्तमान और भविष्य की सरकारों को राजकोषीय समेकन का पालन करने के लिए बाध्य करता है। अधिनियम के भीतर सरकार के लिए कोई बच निकलने का खंड उपबंध नहीं है। अधिनियम सरकार को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में संसद के समक्ष राजकोषीय नीति वितरण प्रस्तुत करने का आदेश देता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। पहला और दूसरा सही है, सॉरी पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। इसमें क्या है कि अधिनियम के भीतर सरकार के लिए कोई बच निकलने का खंड उपलब्ध नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा, यह जो है गलत है, ठीक है। और इसकी अगर हम बात करें तो इसके अंदर सरकार केवल प्राकृतिक आपदा, राष्ट्रीय सुरक्षा और अन्य जो असाधारण आधार हैं इन मामले में राजकोषीय समेकन के मार्ग से हट सकती है, नहीं तो इन्हें इसे पेश करना ही होगा संसद में, जिससे कि जो भारतीय जनता है उनको प्राप्त हो सके, मतलब जानकारी मिल सके, ठीक है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। पहला तीसरा सही, दूसरा गलत है। अर्थशास्त्र के संदर्भ में फिलिप्स वक्र के बीच का संबंध दर्शाइए। मुद्रास्फीति और जीडीपी के बीच संबंध दर्शाता है। मुद्रास्फीति और बेरोजगारी, बेरोजगारी और जीडीपी, कर की दर और कर राजस्व। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? फिलिप वक्र किसको इंडिकेट करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मुद्रास्फीति और बेरोजगारी को दर्शाता है फिलिप वक्र। जैसे वैसे सामान्य परिस्थिति में क्या होता है, सामान्य परिस्थिति में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अगर बेरोजगारी बढ़ रही है, अगर बेरोजगारी बढ़ रही है तो मुद्रास्फीति क्या होना चाहिए? मुद्रास्फीति को तो नीचे आना चाहिए, नीचे आना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसे ही नहीं होंगे तो वो खर्च कहाँ से करेंगे, और जब खर्च नहीं करेंगे तो मुद्रास्फीति को नीचे आना चाहिए ना, क्योंकि बेरोजगारी तो बढ़ रही है। ये मान लीजिए बेरोजगारी हो गया, बेरोजगारी, और यह जो है आपका मुद्रास्फीति हो गया, मुद्रास्फीति हो गया, ठीक। तो जैसे जैसे बेरोजगारी बढ़ेगी यहाँ पे मुद्रास्फीति को नीचे आना चाहिए, लेकिन फिलिप वक्र ने बताया था कि कुछ परिस्थिति में ऐसे होता है कि मुद्रास्फीति भी बढ़ती है और बेरोजगारी भी बढ़ती है, और इसे ही इन्होंने एक वक्र के माध्यम से बताया था, ठीक है। और इसके पीछे रीजन क्या होता है, जैसे मान लीजिए बेरोजगारी उच्च सीमा पर है, ठीक है, बेरोजगारी उच्च सीमा पर है, और यहाँ पे क्या है कि अगर कालाबाजारी बहुत ज़्यादा हो जाए, बहुत ज़्यादा कालाबाजारी हो जाए और मार्केट में जो वस्तु आवश्यकता अनुसार समय से और पर्याप्त मात्रा में पहुंचना चाहिए वो ना पहुंचे, तो लोगों के पास पैसे भले ना हो, उस वस्तु के मूल्य में वृद्धि होगी, बिल्कुल होगी। एक और देखिए सीधा सा मतलब एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कच्चे तेल के मूल्य में वृद्धि हो जाए, ठीक है, पहले एक बैरल $100 का मिलता था, अभी एक बैरल जो है $150 का मिलता है। तो पेट्रोल और डीजल आप खरीदे या ना खरीदे, अंतिम उत्पादित वस्तु जो पेट्रोल और डीजल है यह महंगी होगी। क्यों? क्योंकि कच्चे माल के मूल्य में वृद्धि हो रही है, तो अंतिम उत्पादित वस्तु जो है वह स्वतः उसके मूल्य में वृद्धि देखने को मिलेगी। तो इसके पीछे जो रीजन होता है वो लागत जनित हो सकता है या फिर संरचनात्मक हो सकता है, ठीक है, कालाबाजारी हो सकती है, ठीक है। तो इसे ही फिलिप वक्र ने समझाया था कि मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच जो संबंध होता है, ठीक है, कैसा संबंध होता है, कुछ परिस्थिति में निगेटिव या फिर से कह सकते हैं कि नकारात्मक संबंध होता है, ठीक है। नहीं तो वैसे क्या है, सामान्य मतलब जो परिस्थिति है उसमें बेरोजगारी जैसे जैसे बढ़ती है मुद्रास्फीति नीचे आती है, ठीक है। सही आंसर बी हो जाएगा। आई होप डाउट आपका क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था आरबीआई की तरलता संवेदनशीलता जो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है इसमें भाग की अनुमति रखती है? अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक। कूट के हिसाब से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला और तीसरा सही, दूसरा गलत हो जाएगा, दूसरा गलत है। इसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के शामिल नहीं होते हैं। जो आरबीआई का LAF है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो उसमें आपका अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक आ जाते हैं, अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक आ जाते हैं, लेकिन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इसमें नहीं आते हैं। तो सही आंसर सी हो जाएगा। पूंजीगत लाभ कर उन कंपनियों पर लागू होता है जो कर से बचने के लिए शून्य या नगण्य आय दिखाती हैं। न्यूनतम वैकल्पिक कर सभी परिसंपत्तियों की बिक्री पर लागू होता है यदि परिसंपत्ति के मालिक द्वारा लाभ कमाया गया हो। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। देखिए पूंजीगत लाभ कर एक प्रत्यक्ष कर होता है। पूंजीगत लाभ कर जो है यह एक प्रत्यक्ष कर है और यह संपत्ति के मालिक द्वारा लाभ कमाए गए हो
कर को आगे अल्पकालिक पूंजीगत लाभ और दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर में डिवाइड किया गया है। ठीक है, जैसे अगर कोई संपत्ति बेचकर, जैसे कोई ज़मीन आप लिए, जब लिए तब ये 100 रुपये का था, जब बेच रहे हैं तब ये 200 रुपये का हो गया, तो यह आपकी पूंजी है। पूंजी में पहले इन्वेस्ट किए, फिर पूंजी को बेच रहे हैं, तो इसमें जो आपका लाभ कमाया गया है इस पर लगेगा पूंजी लाभ कर। ठीक, इस पर जो है पूंजीगत लाभ कर वसूला जाएगा, किसके द्वारा? सरकार द्वारा। और उसके साथ साथ जो दूसरा कह रहा है इसमें क्या है, इसके अंतर्गत जो है भुगतान करने के लिए उत्तरदायी भी इन्हें बनाया गया है। ठीक है, जो आप प्रत्यक्ष कर है, इसका उद्देश्य क्या होता है कि शून्य कर कंपनियों पर लगाया जाता है, अर्थात वे कंपनी जो कर से बचने के लिए शून्य या फिर नगण्य आय दिखाती हैं। MAT के तहत ऐसी कंपनी को उनके बुक प्रॉफिट का एक निश्चित प्रतिशत कर योग्य आय मान करके सरकार को उस पर भुगतान करना होता है। ठीक है, तो दोनों विकल्प सही हो, गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही है। बौद्धिक संपदा अधिकारों के बारे में देखिए, ट्रिप्स समझौते के बारे में कौन सा विकल्प सही है? यह विश्व व्यापार संगठन में बातचीत द्वारा किया गया एक बहुपक्षीय समझौता है जो IP सुरक्षा के न्यूनतम मानकों की गारंटी देता है। ट्रिप्स समझौता सरकारों को सार्वजनिक स्वास्थ्य के हित में बौद्धिक संपदा अधिकारों को माफ करने की अनुमति नहीं देता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आपका गलत है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें ट्रिप्स समझौता, इसका जो अनुच्छेद 27 सब क्लॉज 2 है, इसमें बताया गया है कि WTO के सदस्य देश उन आविष्कारों की पेटेंट योग्य को बाहर कर सकते हैं जो सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए आवश्यक हो। या फिर अनुच्छेद जो 30 है, यह कहता है कि सदस्यों को पेटेंट द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर सीमित अपवाद रखने की भी अनुमति होती है। ट्रिप्स जो है लचीलेपन के रूप में इसे जाना जाता है और यह जो है उपकरणों के एक सेट के साथ सरकारों को सार्वजनिक स्वास्थ्य के हित में IP अधिकारों को माफ़ करने की अनुमति देता है। ठीक है, तो अनुमति देता है। जैसे कोई मान लीजिए कोई दवा है और किसी कंपनी द्वारा इस दवा की खोज की गई, इस दवा का विकास किया गया, ठीक है, और वो जो है इस पर पेटेंट लग गया, मतलब इस कंपनी को पेटेंट इसमें मिल गया है कि और कोई कंपनी इस दवा का उत्पादन नहीं कर सकती है। ठीक है, और मान लीजिए कि वो जो दवा जिस बीमारी के लिए है, उस बीमारी से रिलेटेड कोई महामारी आ जाए और पूरे वैश्विक स्तर पे चरम सीमा पे यह महामारी बहुत तेज़ी से फैल जाए। ठीक है, कोरोना की तरह तेज़ी से फैल जाए, तो क्या यह इसका पेटेंट बरकरार रखेगा कि ये कंपनी ही इस दवा का उत्पादन करेगी? बिल्कुल नहीं। इसका यह पेटेंट कुछ समय के लिए, या हो सकता है कि जब तक उस बीमारी को समाप्त न कर दिया जाए तब तक के लिए इसके पेटेंट को क्या कर दिया जाएगा? समाप्त कर दिया जाएगा। और अन्य कंपनियां जो हैं उनको भी यह अधिकार दिया जाएगा कि वह इस दवा का उत्पादन कर करके समय से इस दवा की आपूर्ति को सुनिश्चित करें, जिससे कि जान माल, जो लोगों की जान जा रही है, उसको बचाया जा सके। ठीक है, तो दूसरा आपका गलत हो जाएगा, पहला सही है। 1991 की नई आर्थिक नीति के तहत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी सुधार नीति शुरू की गई? सभी उत्पाद श्रेणियों के लिए औद्योगिक लाइसेंसिंग का उन्मूलन, निजी क्षेत्र के बैंकों की स्थापना, विदेशी संस्थागत निवेशकों को भारतीय वित्तीय बाजार में निवेश करने की अनुमति देना। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? कूट के हिसाब से बताइए, इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर बी हो जाएगा। दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला जो है आपका गलत है। और इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो यह जो है, देखिए, इन जो प्रतिबंध हैं इनको समाप्त करने, जो प्रतिबंध लगाए जाते हैं इनको समाप्त करने के लिए 1991 और उसके बाद जो औद्योगिक क्षेत्र का विनियमन करने के लिए जो सुधार किए गए थे, इसमें यह था कि कई प्रतिबंधों को इसमें से हटा दिया गया और लगभग सभी उत्पाद श्रेणियों जैसे शराब, सिगरेट, खतरनाक रसायन, औद्योगिक विस्फोटक हो गए, इलेक्ट्रॉनिक सामान, एरोस्पेस और ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल्स, इन सभी को छोड़ करके जो लाइसेंसिंग व्यवस्था 1991 के पहले जो सभी के लिए लाइसेंसिंग व्यवस्था अनिवार्य थी, 1991 जब आर्थिक सुधार किया गया तो कुछ वस्तुओं की लाइसेंसिंग को छोड़ करके बाकी सभी का उन्मूलन कर दिया गया था। और इसमें क्या कह रहे हैं कि सभी उत्पाद श्रेणियों के लिए औद्योगिक लाइसेंसिंग का उन्मूलन हुआ था, यह गलत है। ठीक है, ये गलत है। कुछ वस्तुओं के लिए लाइसेंस व्यवस्था अनिवार्य रखा गया था कि उन वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए आपको लाइसेंस लेने के अनिवार्य होंगे, लेकिन बाकी वस्तुओं के लिए जो लाइसेंसिंग व्यवस्था थी उसको समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, तो इसमें जो कह रहा है कि सभी वस्तुओं के लिए इसका उन्मूलन कर दिया गया था, इसको समाप्त कर दिया गया था, यह गलत है। ठीक है, बाकी दूसरा और तीसरा सही है। निजी क्षेत्र के बैंकों की स्थापना की गई थी, ये बात बिल्कुल ठीक है। विदेशी संस्थागत निवेशकों को भारतीय वित्तीय बाजार में निवेश करने की अनुमति दी गई थी, ये बात भी ठीक है। मतलब भारतीय जो बाजार है वह विदेशी निवेशकों के लिए खोल दिया गया था, ये बात भी आपका सही है। ठीक है, आपको पता है कि LPG रिफॉर्म आया था। ठीक है, लिक्विडाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ऑप्शन बी इसका सही है, 2 और 3। भारत में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के बारे में देखिए। प्रत्यक्ष करों का बोझ किसी अन्य व्यक्ति या संस्था पर डाला जा सकता है।
सरकार बजट का पुनर्वितरण कार्य प्रगतिशील आय कराधान के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। कॉरपोरेट कर एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। कौन सा विकल्प इसका सही है? देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसमें कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है और इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। पहला और तीसरा गलत है, केवल दूसरा सही है। सरकार बजट का पुनर्वितरण कार्य प्रगतिशील आय कराधान के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। और जो इसमें कह रहा है कि प्रत्यक्ष करों का बोझ किसी अन्य व्यक्ति पर नहीं, अप्रत्यक्ष कर का जो बोझ है वह किसी अन्य व्यक्ति पर पड़ता है, मतलब इसका यह लगाया जाता है किसी और पर और इसका भुगतान किया जाता है किसी और के द्वारा। ठीक है, जैसे वर्तमान समय में हम लोग जो उपभोग करते हैं, कुछ भी सामान खरीद करके लेके आते हैं, ठीक है, तो वह लगाया गया है किस पे? उस वस्तु पे लगाया गया है, ठीक है, जिस कंपनी द्वारा उत्पादित किया गया है। लेकिन इसका भुगतान कौन करता है? हम लोग करते हैं, जो इसको कंज्यूम करता है। ठीक है, तो प्रत्यक्ष कर। और प्रत्यक्ष कर क्या है? प्रत्यक्ष कर का भार उसी व्यक्ति पर पड़ता है जिससे इसकी वसूली की जाती है। जैसे आपका आयकर हो गया, ठीक है, कुछ भी रोजगार करके आप अगर आय बना रहे हैं तो यह जो कर है, इस पर जो कर लगेगा, जो टैक्स लगेगा, वो आपको ही देना है। और जो टैक्स देंगे उससे संबंधित जो कमी होगी वो आपके ही आय में कमी होगी। ठीक है, तो जो आयकर है वो आपका प्रत्यक्ष कर होता है और जो आपका अप्रत्यक्ष कर है, जैसे जीएसटी हो गया, यह अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। और कॉरपोरेट कर जो है टैक्स, ये भी अप्रत्यक्ष नहीं बल्कि ये भी प्रत्यक्ष कर है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, ये भी एक प्रत्यक्ष कर है। तो सही आंसर इसका बी हो जाएगा, बाकी पहला और तीसरा गलत है। नेक्स्ट देखिए, पिछले 7 दशकों में भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की संरचना के बदलते पैटर्न के बारे में कौन सा विकल्प सही है? भारत के कुल निर्यात में कृषि और संबद्ध उत्पादों की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है। पूंजीगत वस्तुओं के आयात में लगातार गिरावट आई है। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। दोनों विकल्प गलत है। भारत के कुल निर्यात में कृषि और संबंधित उत्पादों की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है। ऐसा कोई वर्ष आया ही नहीं जिसमें इनके निर्यात में कमी हुई हो। ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, और दूसरे में क्या कह रहा है कि पूंजीगत वस्तुओं के आयात में लगातार गिरावट आ रहा है, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, जो पूंजीगत वस्तुएं हैं इनका आयात कभी बढ़ जाता है कभी घट जाता है, तो ये भी नहीं। दोनों एक दूसरे के क्या मतलब, दोनों जो है विकल्प गलत हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या कह रहा है कि ये लगातार बढ़ रहे हैं, मतलब इसमें कभी गिरावट आया ही नहीं, और ये भी लगातार बढ़ रहे हैं, इसमें भी कभी गिरावट आया नहीं, तो दोनों विकल्प क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। संरचनात्मक बेरोजगारी के बारे में देखिए, तकनीकी व्यवधानों के कारण होने वाली बेरोजगारी को संरचनात्मक बेरोजगारी के रूप में जाना जाता है। चौथी औद्योगिक क्रांति संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण बन सकती है यदि वर्तमान कौशल अप्रचलित हो जाते हैं। कौन सा विकल्प इसमें सही होगा? कूट के हिसाब से बताइए इसका सही आंसर क्या है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प सही हो जाएंगे। तकनीकी व्यवधानों के कारण होने वाली बेरोजगारी को संरचनात्मक बेरोजगारी के रूप में जाना जाता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। और इसमें क्या कह रहा है कि चौथी औद्योगिक क्रांति संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण बन सकती है यदि वर्तमान कौशल अप्रचलित रहता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए भारत में युवा पीढ़ी है, बहुत है। ठीक है, भारत को कहा जाता है युवा पीढ़ियों का देश, या कह सकते हैं कि जो प्रोडक्टिव मतलब युवा वर्ग रहते हैं भारत में। ठीक है, जिनकी उत्पादन क्षमता अधिक है। ठीक है, जिनकी कार्य शैली अन्य लोगों की तुलना में अधिक है। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए किसी भी काम के लिए इनको उचित कौशल न दिया जाए तो क्या हुआ है, इस काम के लिए उपयुक्त होंगे या काम जो है इनके द्वारा किया जा सकेगा? बिल्कुल नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि इनको हम कौशल दिए ही नहीं। तो इनको जब कौशल प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा तो ये जो चौथी औद्योगिक क्रांति या फिर कोई भी औद्योगिक क्रांति हो, या इसके लिए वैलिड होंगे ही नहीं, इसके लिए उपयोगी होंगे ही नहीं। ठीक है, क्योंकि इनकी कार्य क्षमता जो है जीरो है। ठीक है, क्योंकि यह कार्य करने के लिए इनके पास जो कौशल है वह है ही नहीं। ठीक है, तो ये बात भी आपका सही हो जाएगा, दोनों विकल्प सही है। राकेश इस ऐसे गांव में रहता है जहां रोजगार का एकमात्र स्रोत कृषि है। वह कृषि क्षेत्रों में 5 महीने तक उत्पादक रूप में काम करता है और साल के बाकी हिस्से में उसे कोई काम नहीं मिलता है। ऊपर दिए गए गद्यांश के बारे में बताना है कौन सा विकल्प इसका सबसे अच्छी तरह से वर्णन करता है। इसे क्या कहा जाएगा? इसे मौसमी बेरोजगारी कहेंगे, प्रच्छन्न बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी या फिर चक्रीय बेरोजगारी? इसे क्या कहेंगे? देखिए इसे जो कहा जाएगा मौसमी बेरोजगारी, जो मौसम एक विशेष मौसम में इसे रोजगार मिलता है, जब बुआई कटाई होती है उसके बाद बाकी दिनों में बैठा रहता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी आप जानते ही हैं, ये भी कृषि क्षेत्र में ही देखने को मिलता है। जैसे किसी कार्य को करने के लिए 2 लोग उपयुक्त हैं, 2 लोगों के द्वारा वो कार्य किया जा सकता है, लेकिन इसमें 4 लोग और लगे हैं। ठीक है, तो इनकी 4 लोगों की उत्पादकता क्या है? जीरो है। ये प्रच्छन्न बेरोजगारी हो गई। संरचनात्मक बेरोजगारी अभी ऊपर हम देखे ही हैं। चक्रीय बेरोजगारी, ये भी जो है चक्रीय रूप से चलता रहता है। ठीक है, इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपको ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, मौसमी बेरोजगारी। ठीक, मौसमी बेरोजगारी।
G20 OECD टैक्स फ्रेमवर्क के समझौते के बारे में देखिए। यह समझौता गूगल जैसे डिजिटल कंपनियों को कवर नहीं करता। यह ढांचा अधिकतम 15% कॉर्पोरेट का प्रस्ताव करता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों विकल्प गलत है। दोनों विकल्प गलत हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत गूगल जैसी जो कंपनियां हैं वह इसके अंतर्गत शामिल है, ये बात बिल्कुल सही है। और इसमें जो टैक्स लगाने की बात की गई थी, ठीक है, जो टैक्स लगाने की बात की गई थी वह न्यूनतम 15% है, न्यूनतम 15% है, ठीक है। तो ये भी गलत हो जाएगा। अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों को दिए जाने वाले बुनियादी ढांचा दर्जा निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? वित्तीय सेवा विभाग DFA वित्त मंत्रालय, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT और वाणिज्य उद्योग मंत्रालय, आर्थिक मामलों का विभाग DEA और वित्त मंत्रालय, या फिर RBI। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्थिक मामलों का विभाग DEA और वित्त मंत्रालय, ठीक है। ये दोनों मिलकर के ऑप्शन सी हो जाएगा। सूक्ष्म वित्त के बारे में देखिए। सूक्ष्म वित्त की उत्पत्ति बांग्लादेश में हुई। भारत में सूक्ष्म वित्त प्रयोग को नाबार्ड द्वारा समानांतर बैंकिंग के बजाय संबंध बैंकिंग के रूप में वर्णित किया गया है। YH मालेगम समिति सूक्ष्म वित्तीय क्षेत्र से संबंधित है। NBFC MFI को जमा स्वीकार करने वाली NBFC के रूप में परिभाषित किया गया है। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला, दूसरा, तीसरा सही, चौथा गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि NBFC MFI जो है इसको जमा स्वीकार करने की अनुमति नहीं होती है, ये आपका गलत है, ठीक है। सही आंसर सी हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है? कृषि की प्रधानता, उद्योगों की प्रधानता, प्रति व्यक्ति कम आय। इसका सही आंसर क्या है कुल के हिसाब से बताइए? देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था की जो विशेषता, उद्योगों की प्रधानता नहीं है, कृषि की प्रधानता, ये बात बिल्कुल ठीक है, और प्रति व्यक्ति आय भी कम है, ये बात भी। तो पहला तीसरा सही हो जाएगा, दूसरा इसका गलत है। आर्थिक विकास के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। भारत की वर्तमान सरकार मुख्य रूप से सूक्ष्म आर्थिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत है, दूसरा गलत है, ठीक है। क्योंकि अगर हम बात करें वर्तमान समय में भारत की जो वर्तमान सरकार है सूक्ष्म के साथ साथ वृहद आर्थिक मुद्दों पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। तो ऐसा नहीं है कि सूक्ष्म आर्थिक मुद्दों पर ही ध्यान केंद्रित कर रही है। तो पहला आपका सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। मानव पूंजी निर्माण एक अवधारणा के रूप में एक प्रक्रिया के संदर्भ में बेहतर ढंग से समझाया गया जो सक्षम बनाता है। किसी देश के व्यक्ति अधिक पूंजी जमा करते हैं, किसी देश के लोग ज्ञान कौशल स्तर और क्षमता में वृद्धि करते हैं। मूर्त धन का संचय या फिर अमूर्त धन का संचय। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 2 और 4। देश के लोगों के ज्ञान कौशल स्तर और क्षमताओं में वृद्धि करना, उसके साथ साथ अमूर्त धन का संचय, ऑप्शन सी हो जाएगा 2 और 4। किसी देश के कर GDP अनुपात में कमी निम्नलिखित में से किसका संकेत है? निम्नलिखित जो कर GDP अनुपात में अगर कमी होता है तो वह किसका संकेत देता है? आर्थिक विकास दर में कमी, राष्ट्रीय आय का कम न्याय संगत वितरण। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। देखिए कर से GDP अनुपात सकल घरेलू उत्पाद GDP द्वारा मापी जाती है और यह किसी देश के कर राजस्व का एक पैमाना होता है। आर्थिक विकास में कमी के परिणामस्वरूप कर संग्रह कम हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि कर GDP अनुपात में कमी आई है। कर संग्रह में गिरावट GDP में गिरावट के अनुपात में है या नहीं, यह सभी सूचकांकों को जाने बिना नहीं निकाला जा सकता है, ठीक है। तो पहला आपका गलत हो जाएगा। और जो राष्ट्रीय आय का वितरण है यह न्याय संगत ना हो, जिसका मतलब ये है कि 12 माह से कम कर GDP अनुपात हो सकता है, लेकिन इसका मतलब वर्षों से कर GDP अनुपात में कमी नहीं हो सकता है, ठीक है। और इसके अंदर जैसे GDP अनुपात में कमी एक अल्पकालिक घटना होती है और यह कर से बचने के लिए कर चोरी जो किया जाता है, ठीक है। उसके साथ साथ संग्रह के कम कुशल तरीका भी हो सकता है, संरचनात्मक का कारण भी हो सकता है। तो इसके पीछे रीजन जो है बहुत से होते हैं, ठीक है। तो दोनों विकल्प गलत हो जाएगा। औपनिवेशिक काल के दौरान निम्नलिखित में से किसने भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाया था? दादा भाई नौरोजी और फाइंडले सीरस, RC देसाई या फिर राजा राम मोहन राय। कुल के हिसाब से बताइए इसका कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा 1, 2, 3। दादा भाई नौरोजी द्वारा और फाइंडले सीरस द्वारा, RC देसाई द्वारा, इनके द्वारा जो है प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाया गया था औपनिवेशिक काल में, ठीक है। सही आंसर इसका सी हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, 1, 2, 3। भारत ने स्वतंत्रता के बाद कौन सी आर्थिक प्रणाली अपनाई थी? भारत द्वारा स्वतंत्रता के बाद कौन सी आर्थिक प्रणाली अपनाई गई थी? इसका सही आंसर भी है मिश्रित, ठीक है, जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र मिलकर के कार्य करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्पादन का प्राथमिक लक्ष्य लाभ कमाना है। क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है और किसके लिए उत्पादन करना है,
यह बाजार की ताकतों द्वारा तय किया जाता है। सरकार उत्पादन के साधनों का स्वामित्व, नियंत्रण और संचालन करती है। कौन सा विकल्प इसका सही है? पूंजीवादी स्वरूप से। इसमें आर्थिक प्रणाली के पूंजीवादी स्वरूप से कौन संबंधित है, यह आपको बताना है कूट के हिसाब से। देखिए इसका जो सही आंसर है, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत हो जाएगा। उत्पादन का प्राथमिक लक्ष्य लाभ कमाना, ये बात बिल्कुल ठीक है। और क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है, किसके लिए उत्पादन करना है, यह बाजार की ताकतों द्वारा तय होता है, ये बात भी ठीक है। और इसका एग्जाम्पल एक देखिए, जैसे मान लीजिए अभी गर्मी चल रही है, गर्मी का मौसम है, इस समय सबसे अधिक जिसका उपयोग होगा लोगों के द्वारा उसी का तो उत्पादन कंपनियां करेंगी। ऐसा तो है नहीं कि गर्मी है तो गर्मी में जो है यह जो आपका रूम हीटर है इसके उत्पादन, इसका जो है अधिक से अधिक उत्पादन किया जाएगा, इसका प्रोडक्शन किया जाएगा। ठीक है, गर्मी में रूम हीटर का उत्पादन तो होगा नहीं, इसका प्रोडक्शन तो होगा नहीं। गर्मी में लोग अधिक से अधिक कूलर लगाएंगे, एसी लगाएंगे, तो सबसे अधिक कंपनियां जो है किसका उत्पादन करेंगे, ये क्या बनाएंगे, आपके ये जो कूलर हो गया, एसी हो गया, वही बनाएंगे, क्योंकि उसका उपयोग जो है अधिक हो रहा है। तो यह बाजार की ताकतों पर निर्भर करता है। ठीक है, मांग किसकी है, जिसकी मांग होगी और किस तरह की वस्तुओं की मांग है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ही इसका उत्पादन किया जाता है, ये बात भी ठीक है। और यह जो है इसके जो सरकार उत्पादन के साधनों के स्वामित्व और नियंत्रण का संचालन करती है, ये बात गलत है। यह बाजार पर छोड़ दिया जाता है, ये अपने हिसाब से जो है इसको नियंत्रित करता है। ठीक है, सरकार इसको नियंत्रित नहीं करती है। तो पहला दूसरा सही हो जाएगा, तीसरा गलत है। योजना आयोग की स्थापना 1962 में किया गया था। वित्त मंत्री योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था मुक्त बाजार और समाजवादी अर्थव्यवस्था का एक संकर है। कौन सा विकल्प इसमें सही नहीं है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला और दूसरा गलत है, पहला और दूसरा गलत है। योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? योजना का स्थापना हुआ था 1950 में। ठीक है, और वित्त मंत्री योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं, ये बात भी गलत है। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? देखिए योजना आयोग उस समय और वर्तमान समय में उसकी जगह पे क्या है, नीति आयोग है। तो योजना आयोग के जैसे अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, जैसे मतलब नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, योजना आयोग के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते थे। ठीक, मतलब ये क्या पदेन होते हैं, जो व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा वह स्वतः ही उस समय योजना आयोग का अध्यक्ष बन जाता था और वर्तमान समय में वह नीति आयोग का अध्यक्ष बन जाता है। जैसे वर्तमान समय में नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदी है। ठीक है, बाकी तीसरा तो सही है। मिश्रित अर्थव्यवस्था मुक्त बाजार और समाजवादी अर्थव्यवस्था का एक संकर, ये बात बिल्कुल ठीक है, पहला दूसरा गलत हो जाएगा। ई रूपी से आप क्या समझते हैं? यह वाणिज्यिक बैंक के पैसे और नकदी के विरुद्ध स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय है। आरबीआई ई रूपी जारी नहीं करेगा और इसे बिटकॉइन की तरह खनन किया जा सकता है। ई रूपी के धारक के पास बैंक खाता होना आवश्यक नहीं है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका सही है। ठीक है, देखिए ई रूपी जो है डिजिटल रुपया है, जो भारतीय रुपये का एक डिजिटल संस्करण है और इसे फिएट मुद्रा भी कहा जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ यह वाणिज्यिक बैंक के पैसे और नकदी के विरुद्ध स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय होता है। यह एक विनिमय योग्य कानूनी निविदा अर्थात मान्यता प्राप्त मुद्रा होगा, जिसके लिए धारकों के पास बैंक खाता होना आवश्यक नहीं है, बात ठीक है। आरबीआई के जो ई रुपया है यह जारी करेगा और इसे बिटकॉइन की तरह माइन नहीं किया जा सकता। ऐसा जैसे बिटकॉइन क्या है, माइन करके इसे प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन ई रूपी को माइन करके प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। बाकी बैंक खाता होना आवश्यक नहीं, बात सही है। और यह वाणिज्यिक बैंकों के पास और नकदी के विरुद्ध स्वतंत्र से परिवर्तन, ये बात भी ठीक है। तो इसका जो सही पूछा है वो हो जाएगा पहला और तीसरा सही, दूसरा गलत। यदि घरेलू मुद्रा का अत्यधिक मूल्य वृद्धि होती है तो अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा संभावित परिणाम होगा? कौन सा विकल्प इसका सही होगा? आयात सस्ता हो जाता है और मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखने में मदद कर सकता है, ये बात बिल्कुल ठीक है, सही आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, ये बात जैसे घरेलू मुद्रा अगर अत्यधिक मूल्य वृद्धि होती है घरेलू मुद्रा की, तो इससे क्या होगा, आयात हमारा सस्ता होगा। जैसे मान लीजिए इसको अगर हम एक एग्जाम्पल से समझें, पहले $1 जो है कितने का मिलता था? ये मिलता था 60 रुपये का। ठीक है, अभी $1 जो मिलता है वह कितने का मिलता है? ये मिलता है 50 रुपये का। ठीक, $1 50 रुपये के बराबर है। $1 50 रुपये के बराबर है। तो देखिए जैसे पहले कोई वस्तु आयात करने के लिए हमें कोई वस्तु अगर आयात करना है जिसका मूल्य एक वस्तु आयात करना है जिसका मूल्य जो है मान लीजिए 200 रुपया है, तो इसके लिए हमें कितने लगभग $3 से अधिक हमें खरीदने पड़ेंगे, तभी हम इस वस्तु को खरीद सकते हैं। और ये वस्तु का मूल्य उतना ही है और डॉलर के मुकाबले पैसा जो है वो मजबूत हो गया है। और $1 जो हमें कितने का मिल रहा है? $1 जो है हमें मिल रहा है 50 रुपये का।
तो अब जो है हम $4 खरीदेंगे तो यह वस्तु आसानी से खरीद सकेंगे। ठीक है, तो मतलब 10 पैसे का यहाँ बचत हो रहा है, 10 पैसे का। ठीक है, तो अगर जो है मूल्य में वृद्धि होती है घरेलू मुद्रा के मूल्य में, तो हमारा जो आयात है वो सस्ता हो जाता है, आयात सस्ता हो जाता है। और जो मुद्रास्फीति ये भी नियंत्रण में रखने के लिए मदद करता है, मुद्रास्फीति को भी नियंत्रण में रखता है, ये बात भी ठीक है। ठीक है, उसके साथ साथ जो विदेशी ऋण होते हैं, जो विदेशी ऋण लिया गया ये भी सस्ता हो जाता है, विदेशी ऋण भी सस्ता हो जाता है। ठीक है, लेकिन हाँ इससे इसका कुछ नकारात्मक भी प्रभाव ये है कि इससे निर्यात जो है महंगा हो जाएगा। ठीक है, निर्यात महंगा हो जाएगा। जैसे कि पहले जो है कोई वस्तु खरीदने के लिए लोगों को $1 पे करना पड़ता था और $1 उसमें 60 रुपये का था, अभी 50 रुपये का था। अभी अगर महंगा हो गया तो अगर भारत से कुछ वस्तु खरीदेंगे तो वो अब एक सामान खरीदने के लिए उन्हें $1 खरीदना पड़ेगा और उसके लिए उन्हें 60 रुपये देना पड़ेगा, 60 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है, तो यह जो है निर्यात जो है क्या होता है, महंगा होता है, आयात सस्ता हो जाएगा अगर घरेलू मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती है तो सही आंसर इसका बी हो जाएगा। दोस्तों हो सकता है वीडियो आज का थोड़ा लंबा हो जाए। ठीक है, वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकता है क्योंकि अभी तक हम लोग 35 क्वेश्चन ही डिस्कस किए हैं। ये है कि अगर थोड़ा एक्सप्लेन करने लगो तो वीडियो थोड़े लंबे हो जाते हैं। बाकी आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, स्पीड बढ़ा करके देखना हो या फिर से 2x पर 3x पर जैसे भी आप लोगों को सही लगे देख लीजिएगा, अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, चालू खाते के घटक के बारे में देखिए। वस्तुओं के व्यापार में वस्तुओं का निर्यात और आयात शामिल है। सेवाओं के व्यापार में गैर कारक आय के लेन देन शामिल नहीं है। विदेश से हस्तांतरण भुगतान में केवल प्राकृतिक नागरिकों से भुगतान शामिल है। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन है केवल एक। ठीक है, केवल एक सही है, केवल पहला आपका सही है, बाकी दूसरा तीसरा गलत हो जाएगा। दूसरा क्यों? क्योंकि सेवाओं में व्यापार में कारक आय और गैर कारक आय लेन देन दोनों शामिल होते हैं। ठीक है, और जो आपका हस्तांतरण होता है, हस्तांतरण भुगतान, यह वे रसीद होती हैं जो किसी देश के निवासियों को बदले में कोई वस्तु या सेवा प्रदान किए बिना मुफ्त मिलती हैं और जिसमें उपहार, प्रेषण हो गया, अनुदान शामिल है। ठीक है, जैसे अगर आप किसी को गिफ्ट वगैरह दे रहे हैं तो इसके बदले में आपको गिफ्ट देंगे तो कुछ मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो ये भी इसके अंतर्गत तो आएगा। तो पहला आपका सही है, दूसरा तीसरा गलत है। देखिए इसको जो इकोनॉमी वाला सेक्शन है इसको एक्सप्लेन करने का मतलब यही है कि ये रटने वाला कोई सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, अब अगर आप लोग समझ लेंगे तो क्वेश्चंस कैसे भी आए आप लोग बहुत ही ईजिली उसे सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर रट रहे हैं, थोड़ा सा भी इधर उधर घुमा के क्वेश्चन पूछ लेगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर ये क्वेश्चन डेफिनेटली गलत करके आएंगे। इसलिए जो है अपनी तरफ से कोशिश यही की जाए कि जो कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है उनको थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया जाए, समझा दिया जाए, जिससे कि उससे रिलेटेड जो डाउट है आप लोगों के क्लियर हो जाए। ठीक है, बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर चाहते हैं कि बस आंसर बताते चले जाएँ तो भी बताइएगा, 1 घंटे में क्वेश्चन कंप्लीट करा दूंगा। नहीं तो अगर चाहते हैं कि हाँ जो क्वेश्चंस थोड़े वैसे हैं जो मतलब कॉन्सेप्ट बेस हैं उसको समझा दिया जाए, जिससे कि उससे रिलेटेड डाउट क्लियर हो जाए, जिससे अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन फ्यूचर में बनता है एग्जाम में तो आप लोग उसे आसानी से कर ले। ठीक है, आप लोग अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा क्योंकि आप लोगों का फीडबैक बहुत ही मायने रखता है। ठीक है, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य क्या है? विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और समानता। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प हैं। ठीक है, पंचवर्षीय योजना विकास करना ये तो है ही, आधुनिकीकरण करना, आत्मनिर्भरता और समानता, लोगों के बीच जो समाज में असमानता की खाई है इसको पाटने का भी कार्य करना पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से किया जाता था। वर्तमान समय में तो है नहीं। ठीक है, तो सही आंसर डी हो जाएगा। आर्थिक विकास को देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वृद्धि के रूप में परिभाषित किया गया है। आमतौर पर जैसे जैसे देश विकसित होता है अर्थव्यवस्था में कृषि का अनुपात घटता जाता है। भारत में 1991 के बाद की अवधि को सेवा आधारित विकास के रूप में जाना जाता है। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? देखिए इसके अगर हम बात करें इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही हैं, सभी विकल्प सही हो जाएंगे। आर्थिक विकास को देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वृद्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है। बात बिल्कुल ठीक है, जैसे जैसे किसी देश की जीडीपी में वृद्धि होता है ऐसा अनुमान लगाया जाता है या फिर ऐसा वैश्विक स्तर पर माना जाता है या फिर से ऐसा माना जाता है कि वह देश आर्थिक विकास कर रहा है, आर्थिक प्रगति कर रहा है, जिस कारण उसकी जीडीपी में वृद्धि हो रहा है। जैसे इसमें भारत की जीडीपी बढ़ रही है। ठीक है, और जमीनी स्तर पर भले रोजगार मिले ना मिले जीडीपी तो बढ़ ही रही है। ठीक है, और ये भी सही है कि जैसे जैसे रोजगार जैसे मतलब कह सकते हैं जो सेकेंडरी सेक्टर है उद्योगों की जैसे जैसे स्थापना होती है वैसे वैसे जो प्राथमिक सेक्टर है, जो कृषि वाला सेक्टर है, कृषि क्षेत्र है, इसका अनुपात जो है घटता जाता है। ठीक है, इसका अनुपात घटता जाता है। और 1991 के बाद की अवधि को सेवाधारित विकास कहा गया। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि देखिए सभी देशों में क्या होता है, जैसे जो भी देशों में जो आर्थिक विकास जिन देशों में भी हुआ है उसमें ये है कि पहले जो है कृषि क्षेत्र में वो देश आश्रित रहता है। ठीक है, कृषि क्षेत्र का अनुपात अधिक रहता है। ठीक, और उसके बाद उसमें जैसे जैसे उस देश में विकास होता है जो उद्योग क्षेत्र है इसमें वृद्धि होती है। ठीक, और उद्योगों की उसमें अधिकता होती है और लास्ट में आता है आपका सेवा क्षेत्र। लेकिन भारत में इसका विपरीत हुआ। भारत में इसके विपरीत क्या हुआ
भारत में कृषि क्षेत्र के बाद जो है हम उद्योग क्षेत्र में ना आकर के सीधा जंप कर दिए किस में, सेवा क्षेत्र में। आज अगर आप देखें तो कृषि क्षेत्र का इकोनॉमी में योगदान कितना है, लगभग 17 या 18 दशमलव कुछ है। ठीक है, भारत की जीडीपी में जो कृषि क्षेत्र का योगदान है वह 17, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं, आप लोग बताइएगा अगर पता होगा तो 17 या 16% है। ठीक है, उद्योग का इसका जो है आपका 23 या 24%, बाकी जो 54-55% जो भारत की इकोनॉमी में योगदान है वह सेवा क्षेत्र का है, सेवा क्षेत्र का। तो भारतीय इकोनॉमी कृषि से सीधा जंप करके सेवा सेक्टर पे आ गई। उद्योग वाला जो सेक्टर है इसको हम लोगों ने स्किप ही कर दिया, और आज भी भारत में अधिक जो उद्योगों की स्थापना है वो नहीं हुई है, जिस कारण ज़्यादा से ज़्यादा लोग कृषि सेक्टर पर आश्रित हैं और सेवा सेक्टर पर आश्रित हैं। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है कि 1991 में जो आर्थिक सुधार हुआ था उसके बाद भारत को कृषि सेक्टर से सीधे उद्योग सेक्टर पे जंप करना चाहिए था, लेकिन जंप किस पे किया, कृषि से सीधे सेवा सेक्टर पे। ठीक है, तो सेवा आधारित विकास हुआ था, ये बात भी ठीक है, सही आंसर डी हो जाएगा। खुली अर्थव्यवस्था के बारे में देखिए, घरेलू बाजार में ब्याज दरों में वृद्धि से आमतौर पर रुपए का मूल्यह्रास होता है। लोगों की आय में वृद्धि से रुपए का मूल्य बढ़ता है। जब सरकार विनिमय दर बढ़ाती है तो इसे अवमूल्यन कहा जाता है। विश्व व्यापार संगठन निष्पक्ष तरीके से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने के लिए अपनी मुद्रा जारी करती है। कौन सा विकल्प इसमें से सही है, यह बताना है। खुली अर्थव्यवस्था के बारे में कौन सा विकल्प सही होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। जब सरकार विनिमय दर बढ़ाती है तो इसे अवमूल्यन कहा जाता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, बाकी विकल्प गलत है। सरकारी बजट का प्राथमिक उद्देश्य है सरकार के लिए लाभ को अधिकतम करना। राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय और उधार को छोड़कर के उसकी कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर है। बजट अधिशेष यह दर्शाता है कि सरकार ने अपने कार्यों को वित्त पोषित करने के लिए भारी मात्रा में उधार लिया है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा, देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ठीक है, इसमें क्या पूछा है कि कौन सा विकल्प इसका सही है। ठीक, देखिए सरकार का जो उद्देश्य है लाभ का अधिकतम करना नहीं होता है, बल्कि सरकार बजट सार्वजनिक वस्तुओं के आवंटन, कार्यों, संसाधनों के पुनर्वितरण, अर्थव्यवस्था का स्थिरीकरण, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा, ऋण प्रबंधन आदि प्रमुख उद्देश्यों के लिए बजट पेश करती है। ठीक है, और जो आपका राजकोषीय घाटा है यह सरकार द्वारा कुल राजस्व कुल व्यय के बीच का अंतर को दर्शाता है। जैसे ठीक है, राजकोषीय घाटा किसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए व्यय किया गया है 100 रुपया और हमें प्राप्त हुआ है कितना, प्राप्त हुआ है 95 रुपया। ठीक है, तो प्राप्त 100 रुपया होना चाहिए क्योंकि हमने खर्चा तो 100 रुपया किया था ना। तो ये जो 5 रुपया जो है ना, यही आपका राजकोषीय घाटा है। और ये 5 रुपये की पूर्ति करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जो है भारत के अंदर ऋण लेंगे, बाह्य ऋण भी लेंगे। ठीक है, बाह्य ऋण भी लेंगे जिससे कि ये 100 रुपया पूरा हो जाए। और यही जो 5 रुपया है मतलब है कुल व्यय और कुल प्राप्ति के बीच के अंतर को राजकोषीय घाटा कहा जाता है, समान शब्दों में। ठीक है, सही आंसर इसका भी हो जाएगा, याद रखिएगा। पैसे के संदर्भ में देखिए, पैसे के संदर्भ में व्यक्त उत्पादन लागत को मौद्रिक लागत कहा जाता है। अंतर्निहित लागत किसी फर्म के स्वयं के स्वामित्व वाले और स्वनियोजित संसाधनों की आरोपित लागत को संदर्भित करती है। स्वामित्व लागत उत्पादन में अपनी सेवाओं के लिए सभी कारक मालिकों के प्रयासों और बलिदानों की भरपाई के लिए किए गए भुगतानों को संदर्भित करता है। इसके बारे में कौन सा विकल्प सही होगा, देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीनों विकल्प सही है, ऑप्शन सी इसका सही है। 1969 में 200 करोड़ रुपए की जमा राशि वाले 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण आवश्यक था। इसका सही आंसर क्या होगा, कूट के हिसाब से बताइए। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। दूसरा सही है, पहला गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला गलत है। देखिए 1969 में जो 14 बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण किया गया था, इनकी कुल पूंजी जमा राशि जो है वो 200 करोड़ नहीं, बल्कि जिन बैंकों की कुल पूंजी जमा राशि 50 करोड़ थी इनका राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है, तो यह 200 करोड़ नहीं 50 करोड़ था। और 200 करोड़ कब था, जब दोबारा बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1980 में 6 बैंकों का, तब उन बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था जिनकी कुल पूंजी जमा राशि 200 करोड़ रुपए थी। ठीक है, तो पहले जो किया गया था इनकी जमा राशि 50 करोड़ थी, दोबारा जो किया गया था उनकी 200 करोड़ थी। और दूसरा क्या कह रहा है कि क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण आवश्यक था। ये बात बिल्कुल ठीक है। इसको अगर हम समझे तो जैसे देखिए उस समय क्या था, उस समय जो बैंक थे निजी क्षेत्रों द्वारा स्थापित किए जाते थे। ठीक है, मतलब बैंक जो थे वो प्राइवेट थे। ठीक है, और प्राइवेट बैंकों में कौन जाता है, प्राइवेट बैंकों में जो गरीब लोग हैं वो तो जाएंगे नहीं, ये पैसा अपना जमा करेंगे नहीं, ये इनको जो है ये बैंक ऋण प्रोवाइड करेंगे नहीं। तो यह जो है अपने मतलब ज़रूरत के लिए, आवश्यकता के लिए जो साहूकार महाजन वगैरह होते थे उस समय के, इनके ऊपर डिपेंड करते थे।
ठीक है, और इनके द्वारा इनसे बहुत अधिक जो ब्याज है वो लिया जाता था, जिससे जो है यह बहुत ही ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि इनकी जो ज़मीनें होती थी वो बिक जाती थी, घर वगैरह सब जो है बिक जाते थे। ठीक है, और यह जो है समाज में जो गरीब थे और भी गरीब होते जाते थे, और जो अमीर लोग थे इनको जो है बैंकिंग व्यवस्था प्रोवाइड कराया जाता था निजी बैंकों द्वारा। तो यह जो समाज के बीच खाई थी इसको पाटने के लिए बैंकों का सार्वजनिकरण किया गया, ठीक है, राष्ट्रीयकरण किया गया, जिससे कि जो बैंकिंग व्यवस्था है वह अमीरों के साथ साथ जो समाज के गरीब तबके लोग हैं, जो निचले वर्ग के लोग हैं, ठीक है, इनको भी बैंकिंग व्यवस्था प्रोवाइड कराया जा सके और संस्थागत ऋण दिया जा सके, चाहे वो कृषि के लिए हो या फिर किसी भी उद्देश्य के लिए। जो यह साहूकार महाजन वगैरह पे डिपेंड करते हैं, इसको समाप्त करके एक संस्थागत व्यवस्था द्वारा इनकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए इनको ऋण प्रोवाइड कराया जाए। ठीक है, तो दूसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा, पहला गलत है। प्रभावी राजस्व घाटे के बारे में देखिए, इसे बजट 11/12 में पेश किया गया और यह राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय के बीच का अंतर होता है। इसमें देश के अंदर सरकार द्वारा उठाए गए सभी दीर्घकालिक ऋण शामिल होते हैं। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? फूड के हिसाब से बताइए इसका सही आंसर क्या है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें जो आपका प्रभावी राजस्व घाटा है, इसे बजट 11/12 में पेश किया गया था, ये बात बिल्कुल ठीक है। ठीक, और यह राजस्व घाटा जो है राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय के बीच का जो अंतर होता है, इसे जो है हम प्रभावी राजस्व घाटा कहते हैं। ठीक है, प्रभावी राजस्व घाटा कहते हैं। और यह जो राजस्व व्यय में वे सभी अनुदान शामिल हैं जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों को दिया जाता है, जिनमें से कुछ संपत्तियां बनाई जाती हैं। देखिए वैसे अगर समान शब्दों में हम समझे, वैसे जो इसका ट्रिपिकल लैंग्वेज है इसको छोड़े, प्रभावी राजस्व घाटा होता क्या है। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए बजट के माध्यम से केंद्र द्वारा राज्यों को पैसे दिए जाते हैं। ठीक, दिए जाते हैं ना, दिए जाते हैं। ठीक, जैसे किसी योजना के लिए इनके द्वारा केंद्र द्वारा किसी राज्य को, मान लीजिए केंद्र ए है और ये आपका कोई राज्य बी है। ठीक है, किसी योजना के लिए इसने जो है इसको 100 रुपया दिया। ठीक, 100 रुपया दिया और इस 100 रुपये में से इसने जो व्यय किया इस योजना पर, ठीक है, इस योजना पर जो व्यय किया वो 90 रुपये कर दिया और 10 रुपये का जो इसने प्रयोग किया इसी योजना के अंतर्गत पूंजी निर्माण के उद्देश्य से किया, पूंजी निर्माण के उद्देश्य से। ठीक है, तो इसमें जो खर्च किया गया टोटल 100 रुपया खर्च किया गया, लेकिन 90 रुपया जो है या राजस्व व्यय के रूप में किया गया। ठीक है, जिसके बदले में किसी भी पूंजी का निर्माण नहीं हुआ है, लेकिन 10 रुपये का प्रयोग इसने पूंजी निर्माण के उद्देश्य से किया है। ठीक है, मतलब इसके बदले में इसने या तो स्कूल बनाया है या फिर पुल वगैरह बना दिए हैं। ठीक है, अस्पताल बना दिए हैं। ठीक है, तो मतलब 10 रुपये का खर्च इसने पूंजी निर्माण के उद्देश्य से किया है। तो इसके बाद जो राजस्व घाटे की गणना की जाएगी इस 100 रुपये पे नहीं की जाएगी, 90 रुपये पे की जाएगी, क्योंकि 10 रुपये का प्रयोग तो इसने पूंजी निर्माण के उद्देश्य से किया है ना। तो इस 90 रुपये पे जब राजस्व व्यय या राजस्व घाटे की गणना की जाएगी तो जो घाटा सामने निकल करके आएगा उसे हम कहेंगे प्रभावी राजस्व घाटा। मतलब इसका सीधा सा मतलब ये है कि केंद्र द्वारा राज्यों या फिर केंद्र शासित प्रदेशों को जो धन आवंटित किया जाता है उसमें से जिस धन का प्रयोग यह पूंजी निर्माण के उद्देश्य से करते हैं, उस धन को बाहर निकाल करके माइनस करके जब राजस्व घाटे की गणना की जाती है तब उसको हम प्रभावी राजस्व घाटा कहते हैं। ठीक, याद रखिएगा। सही आंसर इसका जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हो जाएगा। और देखिए देश के अंदर सरकार द्वारा उठाए गए सभी दीर्घकालिक ऋण जो है पूंजीगत प्राप्तियाँ, ठीक है, देश में इस देश में अंदर सरकार द्वारा उठाए गए सभी दीर्घकालिक ऋण शामिल होते हैं। दीर्घकालिक ऋण और जो पूंजीगत ऋण होते हैं, पूंजीगत प्राप्ति होती हैं, ठीक है, ये सभी जो है इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। तो ऐसा नहीं है केवल दीर्घकालिक ऋण शामिल होते हैं, इसमें पूंजीगत प्राप्ति भी शामिल होती है। तो इसलिए यह सही हो जाएगा। पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत हो जाएगा। भारत में विशेष श्रेणी की स्थिति के बारे में देखिए। यह वर्गीकरण 1969 में 5वीं वित्त आयोग की सिफारिश पर किया गया। 14वें वित्त आयोग की सिफारिश पर विशेष श्रेणी के राज्यों का अस्तित्व समाप्त हो गया। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही है। मनरेगा के बारे में देखिए, MG नरेगा के बारे में। इस महिलाओं के लिए 1/3 भागीदारी अनिवार्य है। मनरेगा का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी नागरिकों को रोजगार प्रदान करना और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। मनरेगा कार्यक्रम 100 दिनों के अकुशल रोजगार की गारंटी देता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? के हिसाब से बताइए। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, पहला और तीसरा सही, दूसरा गलत है। दूसरा गलत क्यों है? क्योंकि यह ग्रामीण क्षेत्रों के जो ग्रामीण नागरिक हैं इनको रोजगार देने की बात करता है, इसमें शहरी नागरिक शामिल नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा, पहला तीसरा सही, दूसरा गलत है। बैड बैंक है, बैड बैंक एक ऐसी इकाई है जो गैर निष्पादित NPA परिश्रम जो नॉन परफॉर्मेंस एसेट है, इसको संभालने में विशेषज्ञता रखती है। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड जो
NARCL है। यह भारतीय रिजर्व बैंक की 100% हिस्सेदारी रखती है। बैड बैंक जमा नहीं करते हैं। कौन सा विकल्प इसमें से सही होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। पहला सही हो जाएगा आपका, ठीक है, पहला विकल्प जो है सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि इसके अंदर अगर बात करें तो 15 भारतीय ऋणदाताओं की हिस्सेदारी इसमें होती है, ठीक है। इसमें जो है नेशनल एसेट में भारतीय रिजर्व बैंक की 100% नहीं, इसमें 15 जो बैंक हैं इनकी भी हिस्सेदारी इसमें देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यह आपका गलत है, पहला तीसरा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वस्तुओं के व्यापार में वस्तुओं का निर्यात और आयात शामिल है। सेवाओं के व्यापार में कारक आय और गैर कारक आय लेन देन शामिल है। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही है। RBI के बारे में किसके विरुद्ध मुद्रा नोट जारी करता है? RBI रिजर्व बैंक निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध मुद्रा नोट जारी करता है? सोना, विदेशी प्रतिभूति, भारत सरकार की प्रतिभूति। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों विकल्प सही हैं, तीनों विकल्प इसके सही हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुद्रास्फीति देनदारों को लाभ पहुंचाती है, मुद्रास्फीति बांड धारकों को लाभ पहुंचाती है। इसका सही आंसर क्या है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन, पहला सही है, दूसरा गलत है। मुद्रास्फीति देनदारों को लाभ पहुंचाती बात सही है, लेकिन मुद्रास्फीति बांड धारकों को लाभ नहीं पहुंचाती है, गलत हो जाएगा। भारत सरकार की सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना के बारे में देखिए। इसका उद्देश्य सोने की मांग को कम करना, सोने और आभूषण क्षेत्र में FDI को बढ़ावा देना। बॉन्ड की अवधि 8 वर्ष की होती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला और तीसरा सही, दूसरा गलत है। सोना और आभूषण क्षेत्र में FDI को बढ़ावा देना, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। जो घरेलू निवेशकों द्वारा जो आपके भौतिक सोना है उसमें जो निवेश किया जाता है, उसके बदले जो पेपर गोल्ड है उसमें निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना की। तो सही आंसर सी हो जाएगा। बैंकों के कामकाज की जांच के लिए 1991 में नरसिम्हन समिति फर्स्ट की स्थापना की गई थी। नरसिम्हन समिति फर्स्ट ने वैधानिक तरलता अनुपात और नगद आरक्षित अनुपात में कमी की सिफारिश की थी। इसका CRR और SLR में कमी की सिफारिश की थी। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं। भारत की विदेशी मुद्रा भंडार के बारे में देखिए। यह वर्तमान समय में 655 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है और भारत की विदेशी मुद्रा अस्थियां इस भंडार का सबसे बड़ा घटक है। देखिए ये तो घटता बढ़ता रहता है, तो यह जो है एग्जाम के समय जो करंट चल रहा होगा, ठीक है, वर्तमान प्राइस, उस पर आप लोग देख लीजिएगा, अपडेट कर दिया जाएगा। बाकी अगर इसकी हम बात करें तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही है, ठीक है, दोनों विकल्प सही है। हाल ही में वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जारी किया गया? वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत के व्यापार घाटे के बारे में देखिए। व्यापार घाटा 23-24 में भारत को अपने शीर्ष 10 व्यापारिक साझेदारों में से केवल 2 के साथ व्यापार घाटा हुआ था। पिछले वित्त वर्ष में भारत का कुल व्यापार घाटा कम हुआ है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन, दूसरा सही है, पहला गलत है, क्योंकि ये 10 नहीं, टोटल जो है 12 ऐसे साझेदार थे जिनके साथ व्यापार घाटा था, ठीक है, तो सही आंसर भी हो जाएगा। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन अंकटाड का मुख्यालय कहाँ पे है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, अंकटाड के मुख्यालय की बात करें तो यह जिनेवा में है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। सही आंसर इसका ये हो जाएगा। और स्थापना अगर इसका पूछ ले तो ये भी याद रखिएगा, 1964 में इसका स्थापना किया गया, ठीक है। विश्व बैंक के समूह का हिस्सा कौन कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी MIGA और निवेश विवाद के निपटान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र ICSID। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीनों विकल्प सही है, ठीक है, तीनों विकल्प इसके सही हैं। IFC, MIGA, ICSID और उसके साथ साथ IDA जो है ये भी इसी का पार्ट है, IDA भी, ठीक है, जिसको कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, ठीक है। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। उत्पादन के साधन, उत्पादन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है? उत्पादन के साधन और संपत्ति निजी और सार्वजनिक दोनों के स्वामित्व होता है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का अस्तित्व केंद्रीय नियोजन प्राधिकरण आर्थिक योजनाएं तैयार करती हैं। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा, तीनों विकल्प सही हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में किसी उद्योग के बारे में देखिए। पूंजी निवेश, व्यवसाय का कारोबार, श्रम बल, बिजली की खपत। कौन उद्योगों की प्रकृति और आकार निर्धारण करता है? इसका जो सही आंसर है क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 3 और 4, ठीक है। व्यवसाय कारोबार ये इसमें शामिल नहीं, ठीक है। पूंजी निवेश, श्रम बल और बिजली की खपत सही आंसर से हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक उच्च चालू खाता घाटे के में योगदान देता है? कच्चे तेल की कीमत में वृद्धि, सॉफ्टवेयर सेवाओं के निर्यात में वृद्धि, सोने के आयात में वृद्धि। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर सी हो जाएगा 1 और 3। कच्चे तेल की आपूर्ति भारत में जो है वो आयात के माध्यम से ही होती है और भारत बहुत ही अधिक मात्रा में कच्चे तेल का क्या करता है? आयात करता है।
और सोने का आयात भी भारत में बहुत ज़्यादा किया जाता है, और यह दोनों जो है चालू खाता घाटे के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय नियोजन के बारे में कौन सा विकल्प सही है? दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों की स्थापना पर जोर दिया गया। तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता हासिल करना और कृषि उत्पादन में वृद्धि करना था। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। दोनों विकल्प सही हैं। प्रोजेक्ट नेक्सन में भारत शामिल हुआ है या किससे संबंधित है? प्रोजेक्ट नेक्सन का संबंध किससे है? टेरर फंडिंग में रोक, मनी लॉन्ड्रिंग में रोक, तत्काल सीमा पार भुगतान या फिर चाइल्ड ट्रैफिकिंग। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, तत्काल सीमा पार भुगतान से संबंधित है प्रोजेक्ट नेक्सस। कुछ क्षेत्रीय ब्लॉक दिए हैं और मुख्यालय, जैसे आसियान का मुख्यालय जकार्ता में, यूरोपीय संघ का ब्रसेल्स में, ओपेक का है वियना में, और LAIA का मुख्यालय कैनबरा में। कौन सा विकल्प इसमें गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी आपका गलत है। जो आपका लैटिन अमेरिकी एकीकरण संघ LAIA है, इसका जो मुख्यालय है यह उरुग्वे के मोंटेवीडियो में है। उरुग्वे के मोंटेवीडियो में है, मोंटेवीडियो में, ठीक है ना, कि कैनबरा में। तो डी गलत हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा इस्पात संयंत्र यूके की सहायक कंपनी से बना था? इसकी स्थापना यूके की सहायता से किया गया था। देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दुर्गापुर। दुर्गापुर का स्थापना किया गया था यूके की स्थापना मतलब सहयोग से, यूके के सहयोग से। राउरकेला की बात करें, इसका स्थापना किया गया था जर्मनी के सहयोग से। ठीक है, जर्मनी के। भिलाई, इसका स्थापना हुआ था रूस के सहयोग से। ठीक है, रूस के सहयोग से। और बोकारो जो है, इसका स्थापना भी रूस के सहयोग से किया गया था। ठीक, और उसके साथ साथ एक विशाखापत्तनम में जो स्थित है, इसका स्थापना भी रूस के सहयोग से किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसका सी हो जाएगा। पहली भारतीय आधुनिकीकृत सूती कपड़ा मिल बंगाल में स्थापित किया गया था, और भारत में पहला मशीनीकृत पेपर मिल कानपुर में स्थापित किया गया था। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला सही, दूसरा गलत है। दूसरा गलत है, क्योंकि भारत में पहला मशीनीकृत पेपर मिल स्थापित किया गया था 1812 में। और कहाँ किया गया था? यह किया गया था पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर में। पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर में। ठीक है, सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। रमेश एक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का मालिक है। इकाई में उसका निवेश 80 लाख है और उसका वार्षिक कारोबार 3.5 करोड़ है। रमेश के उद्योग को MSME के रूप में किस श्रेणी के अंतर्गत हम रखेंगे? इसे रखा जाएगा सूक्ष्म के अंतर्गत। ठीक, ऑप्शन ए। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में देखिए, इसका मुख्य ध्यान जो है देश में कृषि विकास पर था। पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। गरीबी उन्मूलन इस योजना का आदर्श वाक्य था। सही आंसर इसका क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला सही, बाकी दूसरा तीसरा गलत है। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है यह आपके हैराड डोमर मॉडल पर आधारित था। और गरीबी उन्मूलन जो है, गरीबी उन्मूलन का जो लक्ष्य है यह 5वीं पंचवर्षीय योजना का था। ठीक है, 5वीं 5 ईयर जो प्लान था FIP, इसका था गरीबी उन्मूलन नारा। ठीक, गरीबी उन्मूलन नारा। तो सही आंसर इसका जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। भारत में उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण के बारे में देखिए। इसने भारत में प्रतिस्पर्धा को कम किया। इसके परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि हुई। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर भी हो जाएगा, दूसरा सही, पहला गलत है। क्यों? इसने भारत में प्रतिस्पर्धा को कम नहीं किया, बढ़ावा दिया। बढ़ावा क्यों दिया? जैसे मान लीजिए पहले क्या था कि केवल भारत में केवल घरेलू कंपनियां ही थी, विदेशी कंपनियों की अनुमति थी नहीं। तो वो जो उत्पादन करे, जैसे भी करे, अच्छा या फिर बुरा, ठीक है, यह जो है भारत में कंज्यूम किया जाता था। जब विदेशी कंपनियां भी भारत में निवेश करने लगी और प्रोडक्शन करने लगी, उत्पादन करने लगी, तो इनका जो है इनसे क्या होने लगा? प्रतिस्पर्धा होने लगा। इसलिए अधिक उत्पादन करने के लिए और बेहतर उत्पादन करने के लिए तो इसने प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया, न कि कम किया। तो पहला गलत हो जाएगा। सरकार द्वारा निम्नलिखित कार्यों पर विचार कीजिए। कर दरों में कटौती, सरकारी खर्च में वृद्धि, सब्सिडी को समाप्त करना। आर्थिक मंडी के संदर्भ में कौन सा विकल्प इसमें से जो राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेज है इसके लिए किया जा सकता है, ये आपको बताना है। देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कर की दरों में कटौती किया जा सकता है, सरकारी खर्च में वृद्धि किया जा सकता है, पहला, और दूसरा जो आपका सही है। तीसरा सब्सिडी को समाप्त नहीं किया जाएगा, तीसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भुगतान संतुलन का घटक है? चालू खाता, पूंजी खाता, IMF के साथ विशेष आहरण अधिकार जो SDR है, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। तीनों विकल्प सही है, तीनों विकल्प इसका सही है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा उपाय भुगतान संतुलन असंतुलन को ठीक कर सकता है? मुद्रा का अवमूल्यन, मेक इन इंडिया को बढ़ावा, निर्यात में अंकुश। कौन सा विकल्प इसका सही है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ठीक है, देखिए, मुद्रा के अवमूल्यन से
निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और भुगतान संतुलन का जो भुगतान संतुलन है बना रहेगा। ठीक है, भुगतान संतुलन बना रहेगा। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने से आयात का बोझ कम होगा और इसलिए भुगतान संतुलन बना सकता है। निर्यात में प्रोत्साहन और वृद्धि भुगतान संतुलन बना सकता है। तो यह जो है आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तीसरा गलत है। निर्यात में अंकुश नहीं लगेगा, वृद्धि होगा। ठीक है, तीसरा गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक विनिमय दर निर्धारित करता है? व्यापार की शर्त, चालू खाता, सार्वजनिक ऋण। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। सभी ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से कौन वैधानिक तरलता अनुपात SLR के घटक हैं? नगद, सोना, ट्रेजरी बिल, बाजार स्थिरीकरण योजनाओं के तहत जारी दिनांकित प्रतिभूति या फिर राज्य विकास ऋण। इसका सही आंसर क्या होगा? छूट के हिसाब से बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ये सभी हो सकते हैं SLR के रूप में। ठीक है, SLR के रूप में ये सभी हो सकते हैं। SLR होता क्या है? देखिए, SLR की अगर हम बात करें तो यह वह न्यूनतम राशि होती है जिसे बैंक अनिवार्य रूप से अपनी पूंजी में से निकाल करके बाहर रखते हैं, जिसका उपयोग वह किसी भी लेन देन के लिए नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए बैंक की कुल जमा राशि 100 रुपये है, इसमें से 10 रुपये वह SLR के रूप में रखेगी, ये SLR के रूप में रखेगी। और यह मान लीजिए कि अर्थव्यवस्था से बाहर हो जाएगा, अर्थात इसका उपयोग यह बैंक किसी भी उद्देश्य से नहीं कर सकते हैं। ऋण देने के लिए, ऋण लेने के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। और यह जो 10 रुपया यह रखेंगे, यही 10 रुपया किस रूप में रखा जाएगा? यह नगद में भी रख सकते हैं, सोना में भी रख सकते हैं, ट्रेजरी बिल में रख सकते हैं, बाजार स्थिरीकरण योजनाओं के तहत रख सकते हैं, जो दिनांकित चेक जारी किया जाता है इसमें रख सकते हैं, और राज्य विकास पत्र के रूप में भी रख सकते हैं। ठीक है, ये जो 10 रुपया है इसकी बात की जा रही है। ठीक, तो सही आंसर डी हो जाएगा। धन के प्रकार के बारे में देखिए। फिएट मनी, सोने जैसे भौतिक वस्तुओं द्वारा समर्थित। कानूनी निविदा, ऐसे निपटान के तरीके के रूप में स्वीकार करना अनिवार्य। और प्रत्ययी धन, भुगतानकर्ता और आदात के बीच विश्वास द्वारा समर्थित। कौन जो है विकल्प इसका सही है? कूट के हिसाब से बताना है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। दूसरा और तीसरा सही है, पहला गलत हो जाएगा। ठीक है, फिएट मनी या फिएट करेंसी की बात करें, जिसे सरकार वैध मुद्रा घोषित करती है, यह सरकार के आदेश पर जारी किया जाता है और यह सोने या चांदी जैसे भौतिक वस्तु द्वारा समर्थित नहीं होता है। ठीक है, देखिए, जैसे अगर इसकी हम बात करें, जैसे जो रुपया है आपका, रुपया क्या है? जैसे जो करेंसी है, करेंसी, इसमें सिक्के नहीं आएंगे। सिक्के क्यों नहीं आएंगे अभी आपको बताया जाएगा। ठीक है, करेंसी मान लीजिए कोई है 10 रुपया लिखा है, 10 रुपये का नोट है। अगर आप इस नोट को छोड़ दीजिए, ये मान कर चलिए कि यह पेपर है। ठीक है, ये 10 रुपये का जो नोट है ये पेपर है, तो क्या इस पेपर का मूल्य 10 रुपया होगा? कभी नहीं होगा। यह पेपर 10 रुपये में कभी नहीं मिलेगा। हो सकता है कि 1 रुपये में, 2 रुपये में भी ना मिले, लेकिन ये 10 रुपये का वैल्यू का है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि सरकार द्वारा नीचे गारंटी दी गई है। RBI द्वारा क्या कहा गया कि मैं धारक को इतने रुपए देने का, इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूँ कि यह जो 10 रुपये का नोट है यह 10 रुपये के बराबर है, और इसकी गारंटी कौन देता है? मैं देता हूँ। और अगर आप चाहें तो इसके बदले में बैंक से जो चाहे वो ले सकते हैं। ठीक है, और बैंक आपको वापस नहीं करेगा कि यह जो पेपर है, यह जो कागज़ का टुकड़ा है, यह 10 रुपये के बराबर नहीं है और मैं इसे नहीं लूँगा। क्यों? क्योंकि RBI, भारत सरकार, इसकी गारंटी देती है कि यह जो कागज़ का टुकड़ा है 10 रुपये का है। ठीक है, तो आपको यह मानना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए जो आपके पेपर करेंसी होते हैं या फिएट मनी के अंतर्गत आते हैं, जिनका कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता है, यह सरकार द्वारा गारंटी दी जाती है, इसलिए यह इस मूल्य का बिकता है। ठीक है, तो ये आपका फिएट मनी हो जाएगा। इस सिक्के क्यों नहीं आएंगे? सिक्के मान लीजिए 5 रुपये का कोई सिक्का है, 5 रुपये का कोई सिक्का है, लेकिन अगर यह 5 रुपये का सिक्का ना हो, इसे आप पीट दें, कूच दें, ठीक है, जिससे कि यह बिल्कुल चिपटा वगैरह हो जाए, तो भी इसका कुछ मूल्य होगा ना। आप किलो के हिसाब में भी बेचेंगे तो भी तो ये बिकेगा किलो के हिसाब से, तो इसका आंतरिक मूल्य होता है, लेकिन इस पेपर का आंतरिक मूल्य नहीं होता है। ठीक है, तो जो पेपर गोल्ड होते हैं, पेपर होता है, यह आपके फिएट मनी के अंतर्गत आता है। पहला गलत हो जाएगा, दूसरा तीसरा सही। ठीक, नेक्स्ट देखिए, मुद्रा जमा अनुपात के बारे में कौन सा विकल्प गलत है? यह बैंक जमा के अनुपात के रूप में जनता द्वारा रखी गई मुद्रा की मात्रा को दर्शाता है। यह बैंकों में बचत के लिए लोगों की प्राथमिकता को दर्शाता है। मुद्रा जमा अनुपात में वृद्धि से मुद्रा गुणक में कमी आएगी। मुद्रा जमा अनुपात व्यय के मौसमी पैटर्न पर निर्भर करता है। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? गलत विकल्प का चयन करना है और इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। यह बैंकों में बचत के लिए लोगों की प्राथमिकता को दर्शाता है, ये बात गलत है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। MSF देखिए, सीमांत अस्थायी सुविधा, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, इसके बारे में देखिए। यह आपातकालीन स्थिति में बैंकों के लिए एक अंतर बैंक उधार सुविधा है। MSF के तहत बैंक RBI से रेपो दर से अधिक दर पर धन उधार लेते हैं। बैंक आधारित बैंक वैधानिक तरलता अनुपात प्रतिभूति का उपयोग
करके एमएसएफ के तहत धन प्राप्त कर सकते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा तीसरा सही, पहला गलत हो जाएगा। यह आपातकालीन स्थिति में बैंकों के लिए एक अंतर बैंकिंग व्यवस्था नहीं है, ठीक है, यह गलत हो जाएगा। दूसरा तीसरा सही है। अंतर बैंकिंग व्यवस्था का मतलब है कि दो बैंक एक दूसरे से जो लेन देन करते हैं उसकी बात की जा रही है। बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों एनबीएफसी के बारे में देखिए। बैंकों के विपरीत एनबीएफसी मांग जमा स्वीकार नहीं कर सकते। बैंकों के विरुद्ध जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम की जमा बीमा सुविधा एनबीएफसी के जमाकर्ता के लिए उपलब्ध नहीं है। बैंक और एनबीएफसी दोनों भारत में भुगतान और निपटान प्रणाली का हिस्सा है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? कूट के हिसाब से बताइए इसका सही आंसर क्या है। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला दूसरा सही, तीसरा गलत है। बैंक और एनबीएफसी दोनों भारत में भुगतान और निपटान प्रणाली का हिस्सा है। इसमें केवल बैंक आता है, एनबीएफसी नहीं आता है, ठीक है। तो पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत हो जाएगा। आरबीआई विस्तारवादी मौद्रिक नीति, आरबीआई विस्तारवादी मौद्रिक नीति जिसे एक्सपेंशन नीति कहा जाता है, अगर अपनाती है, निर्णय लेती है तो हमें क्या, तो यह जो है इनमें से क्या नहीं करेगी? वैधानिक तरलता अनुपात में कटौती और अनुकूल कर सकती है। सीमांत अस्थायी सुविधा दर में वृद्धि कर सकती है। बैंक दर और रेपो दर में कटौती कर सकती है। क्या इसमें से नहीं किया जाएगा आपको बताना। इसका सही आंसर भी हो जाएगा वैधानिक तरलता अनुपात, और यह जो है इसमें कटौती कर सकती है, अनुकूल कर सकती, मतलब इसमें कमी किया जा सकता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। बैंक दर और रेपो दर में कटौती किया जा सकता है, ये बात भी ठीक है। इसका मतलब ये क्या है कि इसका मतलब ये है कि अगर आरबीआई द्वारा विस्तारवादी या एक्सपेंशन नीति अपनाई जा रही है तो यह मार्केट में अधिक पैसा पंप करना चाहती है। और अधिक पैसा पंप कैसे होगा? जब हम एसएलआर, सीआरआर के रूप में जो धन रखा गया है बैंकों द्वारा उसको हम कम करेंगे। पहले 10 रुपया रखे थे, अभी अगर 8 रुपया रखेंगे तो जो 2 रुपया शेष बचा या इनके पास एक्स्ट्रा होगा तो यह मार्केट में क्या करेंगे? पंप करेंगे, अर्थव्यवस्था में डालेंगे, ठीक है। तो इसमें कटौती की जाएगी जिससे कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति वृद्धि हो। बैंक दर में कटौती की जाएगी, रेपो दर में कटौती की जाएगी, जिससे कि पहले जो इनको 5 रुपये प्रतिशत पे जो ऋण मिलता था ब्याज पे, अब जो है यह कम होकर के 4 रुपये कर दिया जाएगा, जिससे कि अधिक ऋण प्राप्त कर सकें और यह ऋण जो है यह अर्थव्यवस्था में प्रोवाइड करा सकें लोगों को ऋण के रूप में या फिर किसी भी अन्य रूप से। इसमें सीमांत अस्थायी सुविधा को भी कम किया जाता है, न कि बढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि यह जो है आरबीआई एक्सपेंशन की नीति अपना रही है, ठीक है, मार्केट में तरलता को बढ़ाने की बात कर रही है, ठीक। तो दूसरा आपका गलत हो जाएगा, पहला तीसरा सही है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और लघु वित्त बैंक के बारे में देखिए। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विपरीत लघु वित्त बैंकों को प्राथमिकता क्षेत्र ऋण हेतु पूंजी उधार देने की आवश्यकता नहीं है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विपरीत लघु वित्त बैंकों को छोटे और सीमांत किसानों को ऋण सुविधा प्रदान करने से प्रतिबंधित किया गया है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विपरीत लघु वित्त बैंक पूरी तरह से निजी व्यक्ति या पेशेवर संस्थाओं के स्वामित्व से हो सकता है। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ठीक है। केवल तीसरा सही है, पहला आपका गलत हो जाएगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इसकी स्थापना जो है 1976 में किया गया था, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम के अंतर्गत। और इसके अंतर्गत लघु वित्त बैंकिंग वित्त अधिनियम 1949 के अंतर्गत धारा 22 के तहत इसे लाइसेंस दिया गया था। और जो आपका आरबीआई का अधिनियम है या 1934 में फेमा के प्रावधान के अंतर्गत आता है। तो पहला आपका गलत हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र का अर्थ होता है उन क्षेत्रों से जिन्हें भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक देश की बुनियादी ज़रूरतों के विकास के लिए महत्वपूर्ण मानती हैं, ठीक है, जो भारतीय इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार होता है, ठीक है। जैसे आपका कृषि क्षेत्र हो गया, ठीक है, क्योंकि कृषि क्षेत्र कच्चे माल का उत्पादन करता है। अगर उद्योगों को कच्चा माल ना मिले तो क्या ये मतलब किसी चीज़ का उत्पादन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो यह कृषि जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। सही आंसर इसका डी हो जाएगा, पहला दूसरा गलत है। भारत में बैंकिंग लोकपाल के बारे में कौन सा विकल्प गलत है? यह बैंकों के ग्राहकों की शिकायतों को हल करने के इरादे से गठित एक अर्ध न्यायिक प्राधिकरण है। बैंकिंग लोकपाल के सदस्यों की नियुक्ति भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की द्वारा की जाती है। बैंकिंग लोकपाल का अधिकार क्षेत्र भारत में केवल अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों तक सीमित है। लोकपाल द्वारा किसी भी शिकायत को तुच्छ होने के आधार पर खारिज किया जा सकता है। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। देखिए जहाँ पे अगर आ जाए बैंकिंग लोकपाल का अधिकार क्षेत्रीय भारत में केवल, जैसे केवल या फिर से सभी, ठीक है, ऐसे शब्द जहाँ पे आए वहाँ आप लोग सतर्क हो जाएं कि हो सकता है कि ये गलत हो, ठीक है। तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन लिक्विडिटी ट्रैप्स के बारे में सही है? लिक्विडिटी ट्रैप के बारे में कौन सा विकल्प सही है? बेरोजगारी में वृद्धि, उच्च बचत दर, कम ब्याज दर, उच्च निवेश दर, कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसका अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, 2, 3 सही है, चौथा गलत हो जाएगा। बेरोजगारी में लिक्विडिटी ट्रैप से बेरोजगारी में वृद्धि होती है, उच्च बचत दर और कम ब्याज दर, तीनों जो है क्राइटेरिया कंडीशन से देखने को मिलता है
लिक्विडिटी ट्रैप के ये संभावित कारक हैं। ठीक है, तो सही आंसर इसका ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कुल मांग वक्र को दाईं ओर स्थानांतरित कर देगा? संघीय सरकार द्वारा खरीद में वृद्धि, वास्तविक ब्याज दरों में वृद्धि, अमेरिकी डॉलर की कीमत में वृद्धि या फिर मुद्रा आपूर्ति में कमी। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, संघीय सरकार द्वारा खरीद में वृद्धि। इस तथ्य को देखते हुए कि भारत में केरोसिन एक निम्न वस्तु है, इसके क्या निहितार्थ हैं? जैसे जैसे परिवार अमीर होते जाते हैं वे केरोसिन का कम उपभोग करेंगे। समय के साथ केरोसिन की गुणवत्ता में गिरावट आती है। सरकार को केरोसिन पर सब्सिडी बंद करने की आवश्यकता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला बस सही होगा। ठीक है, जैसे जैसे परिवार अगर अमीर होगा, पहले वो लालटेन का उपयोग करते थे, पैसे बहुत हो जाएंगे तो लालटेन छोड़ करके वो इन्वर्टर लगवा लेंगे। ठीक है, तो या तो आपका सही है। समय के साथ केरोसिन की गुणवत्ता में गिरावट आती है, ये कोई मतलब ये सही नहीं है। ठीक है, और सरकार को केरोसिन पर सब्सिडी बंद कर देनी चाहिए, ये भी जो है इसका कोई तुक नहीं बनता है। सही आंसर ये हो जाएगा। सरकार द्वारा निम्नलिखित कार्यों पर विचार कीजिए। कर दरों में कटौती, सरकारी खर्च में वृद्धि, सब्सिडी समाप्त करना। आर्थिक मंदी के संदर्भ में उपरोक्त में से जो राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेज के रूप में कौन सी कार्रवाई की जा सकती है? ये क्वेश्चन देखिए रिपीट हुआ है। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। पहला दूसरा सही, तीसरा गलत है। मुद्रास्फीति के कारक कौन से हैं? वस्तुओं की आपूर्ति में वृद्धि हो जाएगी। मुद्रास्फीति में वस्तुओं की आपूर्ति में वृद्धि हो जाएगी। सरकार के पास नगदी में वृद्धि होगी। मुद्रा आपूर्ति में कमी होगी। मुद्रा आपूर्ति में कमी होगी। मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होगी। मुद्रास्फीति के कौन से कारक हैं? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि हो जाएगी, बात बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, मुद्रा आपूर्ति को कम करके मुद्रास्फीति को ठीक करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? लागत पुश मुद्रास्फीति, डाउन पुल मुद्रास्फीति या मांग पुल मुद्रास्फीति, अवस्फीति या फिर पुनर्मुद्रास्फीति। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इसका जो सही आंसर, देखिए अगर ये समझ में आए तो इंग्लिश वाला सेक्शन आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, इसका जो सही आंसर है क्या हो जाएगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अवस्फीति, जिसे डिसइन्फ्लेशन। ठीक है, ऑप्शन डी सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। भारत में मुद्रा बाजार के बारे में देखिए। यह अल्पकालिक निधियों का बाजार है जिसकी परिपक्वता अवधि रातों रात से लेकर के 1 वर्ष तक होती है। यह केंद्रीय बैंकों के लिए तरलता समायोजन के साधन के रूप में कार्य करता है। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही हैं। अर्थव्यवस्था में बहुत अधिक मुद्रास्फीति के निम्नलिखित में से कौन से परिणाम हो सकते हैं? आर्थिक विकास में कमी, बचत में वृद्धि, निर्यात में कमी। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पहला और तीसरा सही हो जाएगा, दूसरा गलत। बचत में वृद्धि नहीं, कमी, बचत में वृद्धि नहीं बल्कि कमी होगा। ठीक है, तो सही आंसर इसका डी है। निम्नलिखित में से कौन D1 में शामिल है? सोना, चेक करने योग्य जमा, स्टॉक या फिर क्रेडिट कार्ड। इसका सही आंसर क्या होगा? D1 या जिसे M1 करेंसी के अंतर्गत कौन शामिल है बताना है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, चेक करने योग्य जमा, ऑप्शन बी। प्रतिकूल आर्थिक परिस्थितियों से गुजर रहे देश द्वारा उठाए गए मित व्ययिता उपायों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन उपायों में खर्च में कमी शामिल है, इन उपायों में कर में वृद्धि शामिल है, इन उपायों में बजट घाटे में कमी शामिल है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों विकल्प सही हैं, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? जब कुल उत्पाद बढ़ती दर से बढ़ता है, मतलब अधिक दर से बढ़ता है, तो सीमांत उत्पाद बढ़ता है। जब कुल उत्पाद घटती दर से बढ़ता है तब सीमांत उत्पाद घटता है। जब कुल उत्पाद अपने अधिकतम पर पहुंच जाता है सीमांत उत्पाद शून्य हो जाता है। जब कुल उत्पाद घटने लगता है सीमांत उत्पाद धनात्मक हो जाता है। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है यह बताना है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी गलत है, बाकी विकल्प सही हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च चालू खाते घाटे के बारे में योगदान नहीं देता है? कच्चे तेल की कीमत में वृद्धि, सॉफ्टवेयर सेवाओं के निर्यात में वृद्धि, सेवाओं के आयात में वृद्धि। कौन सा विकल्प इसका सही है? कौन जो है चालू खाता घाटे में योगदान नहीं देता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल दो। सॉफ्टवेयर सेवाओं के निर्यात में अगर वृद्धि करेंगे तो इससे हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी, तो यह चालू खाते घाटे को कम करेगा, बढ़ाएगा थोड़ी। बाकी अगर कच्चे तेल की कीमत में वृद्धि होता है तो इसका हम सबसे अधिक आयात करते हैं, तो यह जो है चालू खाते घाटे को बढ़ाएगा। और सेवाओं का आयात अगर अधिक किया जा रहा है तो ये भी जो है घाटे को बढ़ाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में देखिए। बैंक दर, खुला बाजार परिचालन, सार्वजनिक ऋण, सार्वजनिक राजस्व। उपरोक्त में से कौन मौद्रिक नीति का घटक है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला और दूसरा। पहला और दूसरा, सार्वजनिक ऋण और सार्वजनिक राजस्व, यह मौद्रिक नीति के घटक नहीं है। सही आंसर इसका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कराधान के व्यापक प्रभाव को सबसे अच्छी तरह से समझाता है? जब कर लगाने से कीमतों के कर में वृद्धि की तुलना में अधिक अनुपातहीन वृद्धि होती है। जब कर लगाने से कीमतों में कर में वृद्धि की तुलना में अधिक अनुपातहीन कमी होती है।
जब कर लगाने से आयात में अनुपातहीन कमी होती है, या फिर जब कर लगाने से निर्यात में अनुपातहीन में कमी होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल पहला सही है। ठीक है, बाकी विकल्प आपके गलत जाएंगे। बेसल III मानदंड के बारे में देखिए। वित्तीय और आर्थिक तनाव से उत्पन्न होने वाले झटकों को अवशोषित करने की बैंकिंग क्षेत्रों की क्षमता में सुधार करना, जोखिम प्रबंधन और शासन में सुधार करना, बैंकों की पारदर्शिता को मजबूत करना। बेसल III मानदंड के अंतर्गत किसका निर्धारण किया गया है? कूट के हिसाब से बताइए। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। इन सभी को शामिल किया गया है। आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता है? पते का प्रमाण, पहचान प्रमाण, पंजीकृत करदाता का प्रमाण, जन्मतिथि का प्रमाण। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा पते के प्रमाण के रूप में इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, कौन सा विकल्प सही है? कराधान के भुगतान करने की क्षमता सिद्धांत का मानना है कि लोगों द्वारा भुगतान किए जाने वाले करों की राशि उनकी आय या संपत्ति से संबंधित होनी चाहिए। कराधान के लाभ सिद्धांत में कहा गया है कि व्यक्तियों पर सरकारी कार्यक्रमों से प्राप्त लाभ के अनुपात में कर लगाया जाना चाहिए। एक प्रगतिशील कर अमीर परिवारों की तुलना में गरीब परिवारों से कर का बड़ा हिस्सा लेती है। अप्रत्यक्ष करों का लाभ यह है कि वे सस्ते होते हैं और उन्हें इकट्ठा करना आसान होता है। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? सही विकल्प का चयन करना है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। कूट के हिसाब से आपको बताना है और इसका जो सही आंसर है वो जाएगा ऑप्शन सी। 1, 2, 4 सही है, तीसरा गलत है। ठीक है, प्रगतिशील का कर जो है सबसे अधिक जो है, जैसे जैसे आपकी आय बढ़ेगी वैसे वैसे कर की दर भी बढ़ती जाएगी। तो आय जो बढ़ती है उसी के हिसाब से कर की दर भी बढ़ती है। तो यह जो है आपकी आय के ऊपर डिपेंड करता है और इसका सबसे अधिक प्रभाव जो है अमीरों पर पड़ता है। तो यह गलत हो जाएगा। सरकार निजी क्षेत्र के व्यय को प्रभावित कर सकती है कराधान द्वारा, सब्सिडी द्वारा, बृहद आर्थिक नीति द्वारा या फिर अनुदान द्वारा। इसका सही आंसर क्या है? देखिए, इसके अगर हम बात करें कूट के हिसाब से आपको बताना है सही आंसर क्या है और वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, ठीक है। कराधान, सब्सिडी, बृहद आर्थिक नीतियों द्वारा इसे क्या किया जा सकता है? इसे जो है प्रभावित किया जा सकता है। इसके अंतर्गत अनुदान नहीं आता है। भारत में निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर श्रेणी में शामिल है? निगम कर, आयकर, संपत्ति कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क। कौन इसमें से प्रत्यक्ष आय कर के अंतर्गत आता है, ये आपको बताना है। देखिए, प्रत्यक्ष कर की अगर हम बात करें तो आपका इसमें निगम कर, आयकर और संपत्ति कर, यह तीनों प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आते हैं, जबकि सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कर राजस्व पिछले दशक में लगातार बढ़ा है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा पिछले दशक में लगातार बढ़ा है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। जहां आ जाए लगातार। ठीक है, ऐसा है नहीं कि भारत की जीडीपी पिछले दशकों से लगातार बढ़ ही रही है और राजकोषीय घाटा भी पिछले दशकों से बढ़ ही रहा है। ठीक है, इसमें जो है नीचे ऊपर जो आपका देखने को मिलता है, ठीक है, कभी घटता है कभी बढ़ता है, तो ये दोनों विकल्प गलत हो जाएंगे। ठीक है। अर्थव्यवस्था में ब्याज दर बढ़ने पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बचत बढ़ जाती है, उधार कम हो जाता है, उत्पादन की लागत बढ़ जाती है या फिर पूंजी पर रिटर्न बढ़ जाता है। अर्थव्यवस्था में ब्याज दर बढ़ने पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पूंजी पर रिटर्न बढ़ जाता है, यह गलत है। रेजिटेक्स के बारे में देखिए। यह सूचकांक वास्तविक लेन देन कीमतों के आधार पर भारत में व्यवसायी संपत्तियों की कीमतों को ट्रैक करने के लिए तैयार किया गया। सूचकांक आवास, वित्त कंपनियों और बैंकों जैसे विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध द्वितीयक डेटा से तैयार किया गया था। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। दोनों विकल्प सही हैं। बैंकों के लिए बेसल फर्स्ट मानक कब लागू किया गया था? बैंकों के लिए बेसल फर्स्ट मानक को लागू किया गया था 1988 में। ऑप्शन डी। बहुत कम ब्याज दर वाली अर्थव्यवस्था और जहां आर्थिक एजेंट भविष्य में ब्याज दर में वृद्धि की उम्मीद करते हैं, परिणामस्वरूप बॉन्ड की कीमतों में गिरावट आती है, जिससे अर्थव्यवस्था में पूंजी हानि होती है। ऐसी स्थिति से गुजर रही जिसे कहा जाता है हाइपर इन्फ्लेशन, डबल डीप मंदी, अर्थव्यवस्था में मंदी या फिर लिक्विडिटी ट्रैप। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो जाएगा ऑप्शन डी। इसे लिक्विडिटी ट्रैप कहा जाता है, जैसा कि ऊपर अभी हम लोग इसके बारे में देखे हैं। जब आरबीआई अर्थव्यवस्था में तरलता डालना चाहती है तो वह निम्नलिखित में से अपना सकती है। बैंकों से सरकारी प्रतिभूति खरीद करके, रिवर्स रेपो ऑपरेशन में प्रवेश कर, नगद आरक्षित अनुपात बढ़ा करके, एसएलआर कम करके। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसकी अगर हम बात करें इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। केवल दो कथन सही हैं। ठीक है, बैंकों से सरकारी प्रतिभूतियां अगर खरीदेगी, बैंकों से सरकारी प्रतिभूतियां खरीदेगी तो बैंकों के पास पैसे अधिक होंगे और यह पैसे जो ऋण के माध्यम से अर्थव्यवस्था में जाएंगी, जिससे तरलता बढ़ेगी। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है। रिवर्स रेपो ऑपरेशन में प्रवेश करके, रिवर्स रेपो ऑपरेशन में अगर प्रवेश करना मतलब अगर इसको बढ़ा दिया जाता है, ठीक है, या फिर रिवर्स रेपो दर लगा ही नहीं था और अब लगा दिया जाएगा, तो इससे मार्केट में अर्थव्यवस्था है उसमें पैसे कम होंगे। ठीक है, उसमें पैसे कम होंगे क्योंकि बैंकों के पास पैसा कम बचेगा। नगद आरक्षित अनुपात को अगर बढ़ा दिया जाए, इससे भी पैसे कम होंगे।
ठीक है, बैंकों के पास एसएलआर को अगर कम कर दिया जाए तो बैंकों के पास पैसे बचेंगे, जिसका उपयोग यह ऋण देने के उद्देश्य से करेंगे, जो लोगों के माध्यम से अर्थव्यवस्था में जाएगा। ठीक है, तो पहला चौथा सही, दूसरा तीसरा गलत हो जाएगा। आधार बिंदु वित्त में ब्याज दरों और अन्य प्रतिशत के लिए माप की एक समान इकाई। रेपो दर वह दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक आरबीआई को अपनी प्रतिभूतियां या वित्तीय संपत्तियां बेचकर लंबी अवधि के लिए आरबीआई से उधार लेते हैं। रिवर्स रेपो दर ब्याज की वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक छोटी अवधि के लिए वाणिज्यिक बैंकों से धन प्राप्त करती है। नगदी आरक्षित अनुपात नगदी जमा का न्यूनतम प्रतिशत जो बैंकों को तरल के मुद्दों से बचने के लिए अपने पास रखना होता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही है। भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में देखिए, खुले बाजार का संचालन, आरबीआई से उधार लेना, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उद्योग और व्यापार को उधार देना, आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। कूट के हिसाब से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, ठीक है, मतलब तीसरा। इसमें पूछा है कौन भारतीय अर्थव्यवस्था में खुले बाजार का संचालन है, आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। समाचारों में रहा उत्तराधिकार कर निम्नलिखित में से किस देशों द्वारा लगाया जाता है? साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, इक्वेडोर। कूट के हिसाब से बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। उत्तराधिकार कर इन तीनों देशों में लगाया गया है। मौद्रिक नीति समिति के बारे में देखिए, यह आरबीआई की बेंचमार्क ब्याज दरें तय करती है। यह आरबीआई के गवर्नर सहित 12 सदस्यीय निकाय है और हर साल इसका पुनर्गठन किया जाता है। यह केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में कार्य करता है। इसमें बताना है कौन सा विकल्प सही है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। केवल पहला सही है, दूसरा तीसरा गलत हो जाएगा। दूसरा तीसरा गलत हो जाएगा। इसमें अगर हम बात करें तो यह जो है 6 सदस्य न कि 12 सदस्य। ठीक है, इसमें 6 सदस्य होते हैं, जिसमें से 3 सदस्य होंगे आरबीआई से और 3 सदस्य होंगे भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, भारत सरकार द्वारा। ठीक, और इसकी अध्यक्षता जो है आरबीआई के गवर्नर द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। पहला सही है। सकल घरेलू उत्पाद और जनसंख्या में उच्च वृद्धि एक साथ हो सकता है। उच्च जनसंख्या वृद्धि के साथ प्रति व्यक्ति आय हमेशा घटता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसकी अगर हम बात करें सही आंसर इसका सही हो जाएगा। दोनों विकल्प सही हैं। प्राथमिक घाटे को निम्नलिखित के बीच के अंतर के रूप में परिभाषित किया जाता है। राजकोषीय घाटा और पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए अनुदान। राजकोषीय घाटा और शुद्ध ब्याज देयताएं, गैर ऋण सृजन, पूंजी संपत्तियों सहित कुल व्यय और राजस्व प्राप्ति। राजकोषीय घाटा और प्राप्त बाहरी अनुदान। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? इसका सही आंसर बी हो जाएगा। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही है। प्राथमिक घाटे, राजकोषीय घाटा और शुद्ध ब्याज देयताएं। देखिए, इसको समय, चलिए ठीक है, देखिए इसको मैं बता रहा हूँ प्राथमिक घाटा होता क्या है। ठीक है, देखिए जैसे राजकोषीय घाटा मान लीजिए आपका 10 रुपया राजकोषीय घाटा है। ठीक है, 10 रुपया राजकोषीय घाटा है। राजकोषीय घाटा क्या है? वही जो व्यय और प्राप्ति के बीच के अंतर को राजकोषीय घाटा कहा जाता है। ठीक है, जो 10 रुपया ऋण लिया गया है यह आपका राजकोषीय घाटा है। तो जो ऋण लिया गया है, चाहे भारत के अंदर से चाहे भारत के बाहर से, जो ऋण लिए हैं उस पर ब्याज भी तो हमें देना होगा। तो अगर ब्याज वाले हिस्से को हम बाहर कर दें और केवल जो ऋण लिया गया है इस पर अगर राजकोषीय घाटे की गणना की जाए तो उसी को कहा जाता है प्राथमिक घाटा। ठीक है, जब ब्याज वाले हिस्से को बाहर कर दिया जाता है। ठीक, तो सही आंसर भी हो जाएगा। भारतीय नियोजन के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों की स्थापना पर जोर दिया गया। तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता हासिल करना और उद्योगों तथा निर्यात की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कृषि उत्पादन बढ़ाना था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। दोनों विकल्प सही हैं। ऑप्शन सी। भारतीय नियोजन के इतिहास में सकल घरेलू उत्पाद की वास्तविक वृद्धि दर कभी भी लक्षित वृद्धि दर से अधिक नहीं रही। पहली पंचवर्षीय योजना में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर लक्षित वृद्धि दर से अधिक रही। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर भी हो जाएगा। दूसरा सही है, पहला गलत है। पहले में क्या कह रहा है कि भारतीय नियोजन के इतिहास में सकल घरेलू उत्पाद की जो वास्तविक वृद्धि दर है कभी भी जो लक्ष्य रखा गया था उससे अधिक नहीं हुई थी। क्या ऐसा हो सकता है? ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, कई बार कई पंचवर्षीय योजना में ऐसा हुआ है कि लक्ष्य रखा गया था 5% का और वृद्धि आई थी 8%। ठीक है, तो पहला आपका गलत हो जाएगा, दूसरा सही है। भारत में कुल स्थापित क्षमता में उनके योगदान के बढ़ते क्रम में इनको स्थापित कीजिए। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव ऊर्जा, इन्हें जो है क्रम से आपको लगाना है। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन उच्च शक्ति वाले धन का घटक है? जनता द्वारा रखी गई मुद्रा, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा रखी गई मुद्रा, आरबीआई द्वारा रखे गए विदेशी मुद्रा भंडार। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। लागत प्रेरित मुद्रास्फीति के बारे में देखिए, श्रम और कच्चे माल जैसे इनपुट की कीमतों में वृद्धि के कारण होने वाली मुद्रास्फीति है।
यह मुद्रास्फीति हमेशा एक विस्तारित अर्थव्यवस्था का एक मजबूत संकेतक है। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला सही है, दूसरा गलत है। व्यक्तिगत आय की गणना करने के लिए निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आय से बाहर रखा गया है? कॉर्पोरेट टैक्स, व्यक्तिगत कर भुगतान, सरकार से परिवारों को हस्तांतरण भुगतान या फिर अविभाजित लाभ। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा पहला और चौथा सही है, दूसरा तीसरा गलत है। मुद्रास्फीति के प्रकारों के बारे में देखिए। हेडलाइन मुद्रास्फीति से तात्पर्य खाद्य और ईंधन सहित टोकरी में सभी वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन। कोर मुद्रास्फीति हेडलाइन मुद्रास्फीति की तुलना में अधिक अस्थिर। कौन सा विकल्प इसका सही है? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला सही, दूसरा गलत है। नाम मात्र प्रभावी विनिमय दर NER एक बहुपक्षीय दर है जो विदेशी मुद्राओं की टोकरी का प्रतिनिधित्व करती है। प्रत्येक को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में घरेलू देश के लिए इसके महत्व के अनुसार भारित किया जाता है। वास्तविक प्रभावी विनिमय दर FREER की व्याख्या विदेश वस्तुओं की एक दी गई टोकरी के एक इकाई खरीदने के लिए आवश्यक घरेलू वस्तुओं की मात्रा के रूप में की जाती है। नाम मात्र विनिमय दर किसी देश की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता का सही माप है। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो जाएगा ऑप्शन है, पहला, दूसरा सही, तीसरा गलत है। भारत में प्रीपेड भुगतान उपकरण PPI के बारे में देखिए। यह भुगतान उपकरण है जो वस्तुओं और सेवाओं की खरीद की सुविधा प्रदान करता है। केवल भारत में निगमित कंपनियां ही भारत में PPI जारी कर सकती हैं। यह उपकरण नगद निकासी या मोचन की अनुमति नहीं देता है। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपको ऑप्शन, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला, दूसरा सही, तीसरा गलत हो जाएगा। शेल कंपनी के बारे में देखिए। वे कॉरपोरेट संस्थाएं हैं जिनका कोई सक्रिय व्यवसाय संचालन नहीं होता है। उन्हें कंपनी अधिनियम 2013 के तहत अवैध संस्था के रूप में परिभाषित किया गया है। सही आंसर इसका क्या है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन है, पहला सही, दूसरा गलत है। इन्हें जो है अवैध नहीं घोषित किया गया, लेकिन हाँ ये जरूर है कि यह केवल पेपर पे ही कंपनियां स्थापित होती हैं। ठीक है, पहला सही, दूसरा गलत है। पी नोट्स या पार्टिसिपेटरी नोट्स के बारे में देखिए। यह विदेशी क्षेत्राधिकार में सेबी पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशन FII द्वारा जारी किया गया व्युत्पन्न साधन है। PN में जो पी नोट्स है, इसमें निवेशक अंतर्निहित भारतीय प्रतिभूति का स्वामी नहीं होता है। PN स्वतंत्र रूप से व्यापार योग्य होते हैं तथा इन्हें एक निवेशक से दूसरे निवेशक को आसानी से हस्तांतरित किया जा सकता है। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन, तीनों विकल्प सही है, ऑप्शन हो जाएगा। अखिल भारतीय औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP के बारे में देखिए। इसमें कौन जो है कोर उद्योग के अंतर्गत शामिल है? इसका आउटपुट डेटा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इसमें IIP में शामिल वस्तुओं के कुल भार का 50% अधिक शामिल है। सूचकांक में कोर उद्योग में उर्वरक का भार सबसे कम है। कौन सा विकल्प इसमें से सही नहीं है? इसका जो सही आंसर है क्या हो जाएगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पहला, दूसरा सही, तीसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें, जो पहला आपका क्या पूछा है, कौन सा विकल्प सही नहीं है, पहला और दूसरा गलत पूछा है, तो पहला दूसरा आपका गलत है। ठीक है, तीसरा सही है। इसमें देखिए, जो आपका उत्पादन में कोयला हो गया, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात और सीमेंट, उसके साथ साथ बिजली, इन सभी को कोर सेक्टर के अंतर्गत रखा गया है। ठीक, इसमें वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत DPIIT के आर्थिक सलाहकार कार्यालय OEA द्वारा संकलित और जारी किया जाता है। इसे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय 6 सप्ताह के अंतराल के साथ मासिक आधार पर अखिल भारतीय औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP प्रकाशित करती है। तो पहला दूसरा तो गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में जो शामिल वस्तुएं हैं, इनका कुल भारांश 50% नहीं बल्कि 42.37% है। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। और तीसरा आपका सही है, सूचकांक में कोर उद्योग में जो उर्वरक है इसका भार सबसे कम है, ये बात बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो सही आंसर इसका बी हो जाएगा, पहला दूसरा गलत है, तीसरा सही। GST के बारे में देखिए। यह उत्पादन प्रक्रिया के प्रत्येक चरण पर लगाए जाने वाले मूल्य वर्धित कर है। यह गंतव्य आधारित कर है। एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर IGST उपभोग के राज्यों द्वारा लगाया और एकत्र किया जाता है। सही आंसर इसका क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पहला दूसरा सही, तीसरा गलत है। भारत में एशियट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ARC के बारे में देखिए। ARC को RBI द्वारा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी NBFC के रूप में विनियमित किया जाता है। ARC केवल सुरक्षित ऋणों को अपने अधीन ले सकती है जिन्हें गैर निष्पादित परिसंपत्ति NPA के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं। ARC के बारे में। भुगतान बैंक के बारे में देखिए। फर्मों के लिए चालू खाता, खुदरा उधार, प्रीपेड कार्ड जारी करना, कौन सा विकल्प इसका सही होगा भुगतान बैंक के बारे में? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दोनों विकल्प, सॉरी 1 और 3 सही, दूसरा गलत हो जाएगा।
खुदरा उधार, ये आपका गलत है, ठीक है। सही आंसर इसका सी हो जाएगा। भारत में कृषि जनगणना के बारे में देखिए, केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में हर 5 साल में किया जाता है, या भारत में पहली बार 1920-21 में आयोजित किया गया था। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, पहला सही है, दूसरा गलत है, ठीक है। दूसरा गलत है। दूसरा गलत क्यों है? क्योंकि पहली बार यह जो है 1970-71 में किया गया था, न कि 20-21 में, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए। फसल और सर्वाधिक उत्पादक राज्य जूट, पश्चिम बंगाल, चाय, असम और रबड़, केरल। कौन सा विकल्प इसमें सही है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा, तीनों विकल्प सही है। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में उगाई जाने वाली प्रमुख जो फसल है वो कौन सी है? उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में सबसे धान उगाई जाती है, ऑप्शन सी। कौन सा पदार्थ शाकनाशी है? क्लोरपाइरिफॉस, कार्बेंडाजिम, क्विकनॉलफॉस या फिर ब्यूटाक्लोर। इसका सही आंसर क्या है? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ब्यूटाक्लोर। निम्नलिखित में से कौन सी एक अत्यधिक शुष्क सहिष्णु फसल है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, ज्वार। खरीफ फसलों की कटाई किस महीने में की जाती है? खरीफ फसल की जो कटाई है यह की जाएगी सितंबर और नवंबर महीने, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक। और यहाँ से आपके रीजनिंग के क्वेश्चन सही है, मैं आंसर बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन आप लोग जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 131 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 132 इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 133 इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 134 का सही आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 135 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136 का सही आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 137 इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 138 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 139 इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 140 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ठीक। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन, जिसमें इकोनॉमी और जो इन्वायरमेंट वाले सेक्शन को हम लोगों ने कवर किया। आई होप यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। बाकी अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दिया करें, और यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और कितने क्वेश्चंस आप लोगों के सही हुए हैं, और यह टेस्ट सीरीज कैसा लगा। बाकी जो लोग पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ आकर के उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, और अगर इच्छुक हो तो ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अपना फीडबैक जरूर दे दिया करें, और चैनल पे अगर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।